आओ तो अपन इकोनॉमिक सर्वे में अपन कंटिन्यू करते हैं, जहाँ छोड़ा था स्कीम नंबर 11 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है, ये चैप्टर 2 चल रहा है अपना इकोनॉमिक सर्वे का, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का। तो खाद्य सुरक्षा मिशन क्या, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अब देखो क्या है यहाँ पे ना, जैसे फूड सिक्योरिटी जैसे ही ये वर्ड दिमाग में है ना, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें खाद्य सुरक्षा है ना, तो जैसे अपन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। पहली बात तो जैसे राष्ट्रीय आ रहा है तो भाई नेशनल लेवल की है, दूसरी जैसे खाद्य सुरक्षा। तो सर ये मतलब दो चीज़ें सर दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर एक तो ये हो सकता है ये सुरक्षा यूँ हो रहा है कि सबको खाना मिले, है ना। खाद्य सुरक्षा ये हो सकता है ना कि कोई भूखा नहीं सोए, इंदिरा रसोई योजना अपने, कि एक तो सबको खाना मिले सर, ये हो सकता है। ठीक है ना। और सर दूसरा इससे खाद्य सुरक्षा से ये हो सकता है कि सर जो फसलों का जो उत्पादन है ना सर, कि उत्पादन, फसलों के उत्पादन के अंदर किसी भी तरह की गिरावट नहीं आनी चाहिए, वो बढ़ता हुआ ही जाना चाहिए। भाई यही हो सकता है खाद्य सुरक्षा से मतलब। तीसरा तो कुछ निकल के नहीं आएगा इसमें, वो तो आएगा नहीं कि सर खाया हुआ हजम हो जाए, समझ रहे। खाद्य सुरक्षा वो नहीं है, ये दो ही इसके आयाम, समझ लो। अब जैसे क्या है, जो इस योजना का जो बिल्कुल प्राइमरी इन दोनों में से जो ऑब्जेक्टिव है वो तो है ये कि फसलों के उत्पादन के में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, और डायरेक्ट है ना, मतलब डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव तो ये है। और लेकिन इनडायरेक्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है ये सबको खाना। भाई फसलों का अपन उत्पादन करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि उसको अपन समुद्र में फेंकने के लिए उगा रहे हैं। भाई क्यों हो रहा है उत्पादन, कि भाई जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना, सरकार का जो सामाजिक सरोकार है नीति निर्देश तत्वों के तहत, जैसे अभी मैंने बोला कि कोई भूखा नहीं सोए, इंदिरा रसोई योजना है कि नहीं है, सबको भरपेट भोजन मिले। फिर जैसे अपन एक पीडीएस वाला जो सिस्टम पढ़ते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, है ना, राशन कार्ड राशन की जो दुकानें होती हैं उनके ऊपर जैसे जो अपन देते हैं कि बीपीएल फैमिलीज वगैरह, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नया जो है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, तो उन सब के तहत जैसे उन सब लोगों को खाना मिले, सामाजिक सरोकार पूरा सरकार का, तो वो भोजन कहाँ से आएगा, मतलब अन्न कहाँ से आएगा, अन्न का उत्पादन करेंगे तभी तो आएगा। ऐसा तो है नहीं कि अपन आज इंपोर्ट करेंगे, आज तो भारत आत्मनिर्भर है अन्न के उत्पादन के अंदर। गया वो टाइम जब कभी PL48 अपन अमेरिका से अपन आयात किया करते थे, गया वो टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। तो ये दोनों इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो फसल सुरक्षा जैसे आप लिखो तो पहले ये फसल उत्पादन में किसी तरह गिरावट नहीं, और फिर दूसरा वो सबको, मतलब जो मैंने सारी चीज़ें बताई जैसे पीडीएस, सबको खाना मिले, पोषण, सारा चीज़ें ऐसे। आज जैसे आप जैसे देखोगे जो सबसे बड़े आप इसके अंदर जैसे लिखो, अभी अपन पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखते हैं अपन विश्व भुखमरी सूचकांक। तो अभी जैसे 2024 वाला आया, उसके अंदर भारत, टोटल देश है 127, और उसके अंदर भारत की रैंकिंग है कितनी, 105, देख लो। और अपन से भी जैसे जो गरीब गरीब देश हैं, जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका है, उनकी स्थिति भारत से बहुत ज़्यादा अच्छी है, समझ रहे हो। और भारत की जो स्थिति है इसके अंदर जो इसमें, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्रिटिकल श्रेणी के अंदर है भारत। आईसीयू होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, तो एक तरह से भारत आईसीयू के अंदर है, इसके अंदर। तो इसलिए ये जरूरी है खाद्य सुरक्षा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना, विश्व भुखमरी सूचकांक, इसको आप लिख लो, ये आएगा दर्पण में कहीं आगे पीछे, या तो गया या शायद है कहीं। ठीक है, मैंने तो जैसे वो अपने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पे जैसे न्यूज़ आती है तो उसमें था एक दिन बीच में, तब मैंने वहाँ देखा था। आ जाएगा लेकिन ये कहीं भी ऐसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति सुधरे, हालांकि सुधर रही है। पिछले से 2023 वाले में आई थिंक 113 समथिंग था, 113 115, तो ऊपर अपन सर के ही हैं ऐसे। मतलब इसमें जो सबसे ऊपर है उनकी स्थिति अच्छी है, और जो सबसे नीचे हैं उनकी स्थिति खराब है। सबसे नीचे जैसे अफगानिस्तान है तो उनकी स्थिति और भी खराब है, ऐसे है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स लिख लो आप, समझ गए। तो खाद्य सुरक्षा मिशन, तो इसका मैंने ये बताया कि फसलों के उत्पादन में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अभी अपन जैसे देख रहे हैं कि राजस्थान का फसल उत्पादन अपन ने देखा 245 लाख मिलियन टन है ना, ये बरकरार, मतलब ये बढ़ता हुआ ही जाना चाहिए ट्रेंड, चाहे बारिश हो या नहीं हो। इतनी अपने पास एक टेक्नोलॉजी, इतनी सिक्योरिटी, सब कुछ अपने पास होना चाहिए, समझ गए। तो इसलिए ये चलाया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ठीक है ना। अब इसको जब भी आप कभी सोचो तो भाई वो दो चीज़ें आएंगी, खाना या उत्पादन। तो उत्पादन किस लिए, कि सबको खाना मिले, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपने ऊपर पायदान सर के, ऐसे दिनों दिन। अब देखो 2007 से शुरू है, ठीक है ना, तो कांग्रेस के टाइम का ये, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2014 के अंदर ही शुरू हुआ। आजकल क्या है कि गलतफहमी हो गई कि भारत का जो विकास चालू हुआ वो 2014 से ही हुआ, मतलब यूँ लगने लगा कि भारत आज़ाद ही 2014 में हुआ।
धीरे धीरे फील आ रहा है ना, लेकिन आज़ादी की डेफिनेशन अलग है। चलो खैर कोई नहीं, तो 2007 से, ठीक है, गेहूं व दलहन, ठीक है, इस पे ये फोकस है। बाकी तो अब जैसे धीरे धीरे इसकी डेफिनेशन बदलती गई है, लेकिन आज भी फोकस गेहूं और दलहन के ऊपर ही है। समझ गए। अब देखो गेहूं और दलहन पे तो है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें यहाँ लिख लो फर्स्ट बराबर चावल, कि आज भी भारत के अंदर जैसे अपन देखते हैं किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत की बात कर रहे हैं अपन, भारत में होता है चावल का उत्पादन, क्योंकि मिशन राष्ट्रीय है ये, है ना। भारत जैसे आता है कि निम्न में किस फसल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ चावल, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट बिठते ही लगा देता है गेहूँ, ऐसा नहीं है, क्या है, चावल। तो हम इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में टेबल देखेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार इसलिए बता रहा हूँ। तो ये चावल है ना, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन फूड सिक्योरिटी मिशन गेहूँ और दलहन, दलहन का मतलब क्या है, पल्सेस दालों पे है, ठीक है ना। दालें क्यों जरूरी है जैसे डाइट के अंदर, तो दालों में डैश करके लिख लो प्रोटीन। ये जो अपन ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब आप पढ़ोगे ना, तो इसमें एक अंडर वेस्टिंग रेशियो आएगा, अंडर वेस्ट एंड अंडर स्टंट, ठीक है, स्टंटिंग। तो अंडर वेस्ट तो वो होते हैं जिसमें जितनी आपकी ऊंचाई हो उतना वजन नहीं है, ठीक है। और दूसरा आता है, मतलब एक का तो संबंध होता है वजन से, कि जितनी आयु है उतना वजन नहीं है, और एक जितनी आपकी हाइट है, मतलब जितनी आपकी आयु है उतनी आपकी उतना कद नहीं है, ऊंचाई नहीं है। तो ये दोनों एक जो कुपोषण के ये दोनों मानक हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शो होते हैं। इन दोनों को बढ़ाने के अंदर, घटाने के अंदर प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन क्या होते हैं, अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी की। जैसे अपन देख रहे हैं ये दीवार है, ठीक है, अभी तो सामने कलर दिख रहा है, प्लास्टर दिख रहा है, ये तो इसकी स्किन है, जैसे अपने बॉडी की स्किन होती है, मेन तो इसके अंदर है जिसको अपन ब्रिक या पत्थर बोलते हैं, तो वही अपनी बॉडी के अंदर है मेन, जैसे, ठीक। तो वो जो जिन्होंने बॉडी बना रखी है पूरी, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, प्रोटीन है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन भी आता है ये बहुत, और इन्हीं को बोलते हैं अपन एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। प्रोटीन्स होते क्या है, एमिनो एसिड्स होते हैं, समझ गए, ओके। तो ये पल्सेस का रोल इसलिए है, जैसे पता ना अपन ग्लोबल हंगर इंडेक्स पढ़ा, तो दालें इसलिए, ठीक है। और गेहूं से क्या होता है, गेहूं से एनर्जी आती है, गेहूं के अंदर ग्लूकोज होता है, तो वो अपने को चलने लायक बनाता है, और ये कंटिन्यू चलते रहें, ये प्रोटीन का काम है। तो इसलिए गेहूं और दलहन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप कृषि को पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि उसकी उपयोगिता आपको तभी समझ में आएगी ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, समझ गए। अब चूंकि राष्ट्रीय स्कीम है तो इसका सेंटर और स्टेट रेशियो है वो 60-40 है, ठीक, 60-40 है। फिर नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखो होता क्या है, प्रमाणित बीजों का वितरण। अभी जैसे मैंने बताया था कि खाद्य सुरक्षा में वो फसल का उत्पादन 245 को गिरना नहीं चाहिए। पता चला कि बीज या उन्नत क्वालिटी के नहीं दे रहे हो किसान के, तो कहाँ से उत्पादन होएगा। अभी अपन ने सबसे पहली स्कीम पढ़ी थी क्या, मुख्यमंत्री किसान स्वावलंबन योजना पढ़ी थी। फिर बीच बीच में आ रहे थे तो आया था एक मिनी किट योजना, तो उसमें जैसे जो नई किस्म आई वो बांटेंगे अपन, तो ये वही है प्रमाणित बीज, ठीक है ना। सर्टिफाइड होने चाहिए सीड्स, ऐसे नहीं कि चलो ठीक है अपन ने जैसे कहीं से भी ले लिया, ऐसे नहीं, प्रमाणित होने चाहिए जिससे कि फसल का उत्पादन सही रहे। नवीन तकनीक जैसे यंत्र, कृषि के यंत्र, वेस्टेज नहीं हो, फुहारा पद्धति, ठीक है ना, फुहारा जिससे जो अभी अपन पढ़ेंगे आगे, माइक्रो इरिगेशन जो है, फुहारा, स्प्रिंकलर, ड्रिप, पंप सेट, ठीक है ना। ये कुसुम योजना इसके अंदर पढ़ेंगे, कुसुम लिख लो, कुसुम बी कंपोनेंट अभी आएगा, कुसुम बी कंपोनेंट, पंप मतलब सोलर पंप सेट, है ना। फिर नेक्स्ट है जैविक खाद, है ना, क्योंकि जैसे फर्टिलाइजर वाली जो केमिकल खाद जो अपन बना रहे, एक तो केमिकल फर्टिलाइजर होती है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से केमिकल फर्टिलाइजर का क्या हुआ, साइड इफेक्ट अपन ने देख लिया, अन्न का उत्पादन बढ़ा लेकिन साथ साथ बीमारियां भी बढ़ गई, तो अब धीरे धीरे अपन जैविक खाद के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समन्वित, ये कीट है ना, इसको कीट कर देना, समन्वित कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिससे कि भाई पेस्ट होंगे, पेस्ट ज़्यादा होंगे, जैसे रूडेंट्स हो गए, विडिसाइड हो गया, तो क्या होगा, फसल का नुकसान ज़्यादा होएगा, ठीक है। कल अपन ने पढ़ी थी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट, ETL पढ़ी थी, उसमें वही है कि ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 200 रुपये का नुकसान हो रहा है, 200 रुपये तक के दवाई से काम चल जाएगा, लेकिन पता चला नुकसान ज़्यादा हुए जा रहा है और वो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो फसल अगर खराब होगी, उसको खराब होने का मतलब क्या हुआ, वो जिसके लिए बनी थी वो टारगेटेड जो उसका कंज्यूमर है वहाँ तक वो पहुँचेगी नहीं, उससे पहले खत्म हो गई, तो इसलिए खराब उसको बचाना अपने को, तो इसलिए पेस्ट मैनेजमेंट है ये, ठीक है। ये तो ये हो गया, है ना। अब इसके अंदर ऐसा कुछ ऐसा है नहीं जो नहीं समझ में आए, बस रिवीजन करो। अब नेक्स्ट आती है फसलें, कि किन फसलों के ऊपर ही आज फोकस्ड है ये अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अब इसमें टेबल बनी हुई है अपनी, ठीक है, ये राजस्थान के संदर्भ में,
तो जैसे आप जैसे देखोगे इसके अंदर जैसे सबसे ज़्यादा जैसे जो जिले आ रहे हैं वो एक तो अपने गेहूं के अंदर और अपने एक बाजरे के अंदर है। तो अभी जैसे आपने देखा था गेहूं, जैसे अभी अपने देखा तो इसका फोकस ही गेहूं और दलहन के ऊपर था, है ना, तो गेहूं के आ गए। अब बाजरा जैसे जो है ना, ये बाजरा जैसे धीरे धीरे ये आया, ठीक है ना, ये जिसको अपन जैसे ये श्री अन्न में जब इसकी आई चीज़ें, श्री अन्न है ना, श्री अन्न बोलते हैं अपन मोटा अनाज, बाजरा मक्का ज्वार, ठीक है, ये तो श्री अन्न इसके अंदर आया, है ना, तब से ये धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। समझ गए। अब देखो गेहूं अपन जैसे इसी सारे बेल्ट आप जैसे देखोगे दिख गया, इसमें श्रीगंगानगर कहीं नहीं है कि नहीं है। तो अब सर श्रीगंगानगर क्यों नहीं है? क्योंकि इन जिलों के अंदर जैसे देखें तो इनमें अभी गुंजाइश है आगे काम करने की। श्रीगंगानगर के अंदर तो ऑलरेडी सेचुरेशन है, वहाँ तो कुछ भी नहीं करोगे तो भी हो रहा है, इसलिए नहीं है वो, ठीक है। अब जैसे आप और जोरों से तिल्ला करो, जैसे बीकानेर कंपेरेटिवली है नहरी क्षेत्र के पास ही, लेकिन अपन इधर चूरू नागौर की तरफ आते हैं, वहाँ नहीं है, वहाँ गुंजाइश, ठीक है। सीकर झुंझुनू चूरू, अब इसको आप जैसे देखोगे ना तो देखो ये पूरा एक साथ है, सीकर झुंझुनू टोंक और ये सवाई माधोपुर यहाँ तक, मतलब कोटा तक, सॉरी ये, ठीक है। फिर उधर से आगे चलेंगे जोधपुर नागौर यूँ आ गया, फिर बस यहीं पे ऐसे, फिर भीलवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर नहीं है, बांसवाड़ा उदयपुर और पाली। अब इसके अंदर जो जो नहीं है ना, जैसे मैंने बताया, देखो वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं है उनको याद रखो, जैसे डूंगरपुर नहीं है, ठीक है, गंगानगर नहीं है, ऐसे। भाई जैसलमेर बाड़मेर होने का संबंध नहीं है क्योंकि उत्पादकता कम है वहाँ पे, तो उन्हीं ट्रेनों को टारगेट किया जाता है जहाँ भी उत्पादकता हो, ठीक है ना, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। देखो दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं अपन उत्पादन, एक होता है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ये तो है उत्पादन और ये है उत्पादकता, समझ रहे हो, उत्पादन और उत्पादकता, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। जैसे उत्पादन तो क्या है, जैसे मैंने बोला कि डेली का 5 पेज पढ़ोगे, समझ गए, डेली के 5 पेज पढ़ोगे, ठीक, तो मतलब मैंने यूँ बता दिया आपको डेली का आपको 5 पेज पढ़ने हैं, 5 पेज, तो आपने 5 की जगह क्या किया, आपने 5 की जगह 8 पेज भी पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आती है उत्पादकता की बात, तो यूँ हुआ था कि जब आप 5 पेज पढ़ रहे थे ना तो आपको 5 के 5 ही याद हो रहे थे, उनके माइक्रो बना रहे थे, याद भी हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जब आप 8 पेज पढ़ने लगे ना तो ये क्या रखे, आपने मुश्किल से आप 8 पेज तो पढ़ लिए लेकिन 3 पेज ही आपको याद रहे या उनके माइक्रो बनाए। तो आप देख रहे हो कि नो डाउट जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि उत्पादन भी था और उत्पादकता भी थी, लेकिन यहाँ पे उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ी है, किसी यूज़ का नहीं है, उसकी जो क्षमता है ना वो कम हो गई धीरे धीरे, तो इसीलिए नहीं ले रहे अपन। जैसे डूंगरपुर को अपन जैसे देखें, डूंगरपुर को लेने से क्या होगा कि चलो ठीक है 1-2 बोरी और बढ़ जाएंगी, लेकिन उसकी जो इफिशियंसी जितनी कॉस्ट वहाँ आ रही है उतनी वो इकोनॉमिकल अपने को नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं है उसके अंदर शामिल, ठीक है ना। हाड़ौती का जैसे आप देखोगे, हाड़ौती का सिर्फ कोटा ही है, ऊपर रह गया बूंदी, नीचे 12 झालावाड़ रह गया, तो एक तो वो नहीं है, और फिर दूसरा वहाँ कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, जैसे कपास अच्छा हो सकता है, सोयाबीन हो सकती है, तो वो उगाओ ना, अवसर लागत भी देखी जाती है उस चीज़ की, ऐसे, समझ गए। अब अपन जैसे जो देखते हैं तो देखो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, सीकर झुंझुनू चूरू नागौर, हनुमानगढ़ सीकर चूरू नागौर अजमेर और भीलवाड़ा, भील से भीलवाड़ा, ऐसे। तो इसको अब जैसे आपको अब सेट भी करना, तो अपन ने कृषि जलवायु क्षेत्र देखे थे तो वो ध्यान रखो, जैसे बीकानेर कहाँ आ गया 1C में आ गया, सीकर कहाँ आ गया 2A के अंदर आ गया, झुंझुनू 2A, जयपुर अपन देखे कहाँ आया 3A, टोंक निर्मला ये कहाँ आएगा, सवाई माधोपुर कौन से जलवायु क्षेत्र में बताओ, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए। दिनेश कहाँ है, 4A में कहाँ से आएगा, 3A में नहीं है, निर्मला कहाँ किसने 3B में, वेरी गुड। कोटा, कोटा बता दो, कोटा बताओ निर्मला, कोटा तो बता दो किसने, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका मतलब रिवीजन नहीं किया बिल्कुल ही। करण कहाँ है, कोटा बताओ, रिवीजन नहीं किया, करण नहीं किया। दिनेश कहाँ है, कोटा 4 कहाँ से जाएगा, देखो देखो कोटा कहाँ है, कोटा में ब्लंडर हो गया, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। अपनी वाली सीट में देखो कहाँ है, फिर कोटा में तो कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। जोधपुर कहाँ है गगन, 1A में, वेरी गुड। नागौर 2B में, नागौर और देखो कहीं 3 में निकल गया, कहीं 3 में नहीं, कहाँ है कृष्णा नागौर, टू ए, भीलवाड़ा
4A, प्रतापगढ़ 4B, बांसवाड़ा 4B, उदयपुर 4A, पाली लूनी आ गई ना तो 2B, ठीक है ना। तो वैसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, अपना आप याद हो जाएंगी। तो अब इसको अपन जैसे आप कभी भी करो, तो जैसे मान लो कृषि जलवायु क्षेत्र पे लिखना आ गया। अब उसमें जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे बीकानेर ही आ रहा है, अब अपन उसमें क्या लिखूं, अच्छा तो खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ये जिला कवर है और गेहूं का उत्पादन के संदर्भ में ध्यान है। उधर अपन गेहूं लिख रहे हैं, कोटा आ गया, कोटा जैसे मान लो आगे किसी एक जलवायु क्षेत्र के ऊपर लिखो, आपने उसको चुन लिया किसी जलवायु नंबर 5 में लिखूंगा कोटा, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स लगा दिया, आगे नंबर हो गया सिलेक्शन, है ना। जो में ये दलहन सभी के अंदर, सभी में पोटेंशियल रखते हैं, देखो इसको इंपॉर्टेंट रखो, सभी मतलब सभी जिले, ठीक है। तो किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो कुछ सब में है। मक्का 5 जिले। अब देखो आप मक्के के जैसे आप जिले देखोगे ना, तो देखो ये पूरा अपन अगर पढ़े तो ये कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है, पांचवा है 4, है ना, 4A और 4B। जैसे उदयपुर वाला पार्ट आ रहा है 4A, भीलवाड़ा 4A, डूंगरपुर बांसवाड़ा आ रहा है अपने 4B। तो जैसे मैं बार बार जैसे बता रहा था, देखो मक्का हड़ौती की तरफ नहीं है, किधर है, ये 4 के अंदर ही है। अगर 5 में अपन देखेंगे तो 5 में कपास है, सोयाबीन है, ऐसे चिपकाना नहीं है। हालांकि उत्पादन मक्के का होता है बूंदी के अंदर भी बहुत अच्छा है, समझ लो इंद्रगढ़ के आसपास। लेकिन अपन अगर कृषि जलवायु के रूप में देखें, ऐसे तो यूँ आपने समझ लो जयपुर के अंदर ही होता है मक्का तो होने में, कहाँ नहीं होता, गंगानगर के अंदर ही होता है अमेरिकन कॉर्न। लेकिन ये अपन जलवायु के हिसाब से जो है वो देख रहे हैं। ज्वार अपन देख रहे हैं जैसे 10 में, बाजरा देख रहे हैं 21 में। ऑलमोस्ट ये जितने भी बाजरे के जैसे अपन ने देखी थी, तो अपन ने खरीफ फसल के अंदर देखी थी, तो सभी में ही था। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो 1B जो अपन ने देखा था, कहाँ ऊपर BC है, गंगानगर के अंदर नहीं चिपकाना है खरीफ के अंदर, क्योंकि बाजरे के अंदर चाहिए ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। लेकिन वहाँ चूंकि जैसे वो नहरी क्षेत्र आज जैसे हो गया गंगानगर पूरा, तो वहाँ पे अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने लग गई है, तो बाजरा वहाँ नहीं उग सकता। फिर वाणिज्य फसलों के अंदर देख रहे हैं, तो कौन सी फसल इसमें बढ़ाया जा रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में, कपास का, कि जिससे कि भाई आमदनी भी बढ़ती रहे। जहाँ अगर कहीं गुंजाइश है, तो अपने कौन से जलवायु क्षेत्र के अंदर है कपास की सबसे ज़्यादा गुंजाइश, 4 में 5 में, समझ गए ऐसे। वैसे अपन जैसे भीलवाड़ा देखें, तो राजस्थान की टेक्सटाइल मिल जैसे पहले भीलवाड़ा इधर ब्यावर में ही रही, तो वो टेक्सटाइल मिल थी और उगती वहाँ भी है भीलवाड़ा के अंदर कॉटन। लेकिन ज़्यादा अच्छी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ है, 5 के अंदर हाड़ौती में, समझ गए। तो ऐसे इसको जलवायु क्षेत्र के साथ में रख के पढ़ना है तो समझ बनेगी और अच्छा अपन इसका यूज ले पाएंगे। फिर नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है एक TBO है ना। वैसे तो जैसे ये लिखा जाना जब इसका ट्रांसलेशन होता तो सिर्फ इसके अंदर TBO ही लिखा जाना था, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसको कर दिया TBOs, है ना, ओज, ये S जो है इसका बहुवचन, तो उसको S का ओज कर दिया उसमें, तो TBO ही है मेन। तो क्या है ये, ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स, वृक्ष जनित तिलहन। वैसे तिलहन क्या होते हैं, वैसे तिलहन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वृक्ष आ रहा है, वृक्ष ट्री, है ना, और इसका जो विलोम है वो है पौधा, ठीक है। वृक्ष हो गया ट्री और ये है प्लांट, ठीक है। तो जैसे अपन सरसों देखते हैं, सरसों इससे मिलती है पौधे से, सूरजमुखी है, वो है, मूंगफली है, ठीक है, अपने तारामीरा वगैरह सब जो है ये सारे किससे, ये पौधे से मिलने वाले हैं, वो प्लांट है ना। और प्लांट की क्या हाइट मैक्सिमम क्या, इतनी 2 से 2.5 फीट, इतना ही होता है सरसों का। सरसों को ऐसे थोड़ी देखा अपन ने हाइट। और वृक्ष की हाइट ज़्यादा, करीबन वही ऑन एन एवरेज 6-7 फीट से ज़्यादा, 7 फीट से ज़्यादा हाइट जो है वो वृक्ष निकल जाएगा आगे। तो ये सारे ऑयल सीड्स कौन से हैं, ये ट्री बॉर्न है, किससे मिले अपन को, पेड़ों से मिले, समझ गए। तो यही देख रहे हैं अपन अब इसके अंदर कि ये क्या है कि ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स, मतलब TBOs का मतलब क्या है, ट्री बॉर्न ऑयल सीड्स मतलब ऑयल सीड्स फ्रॉम ट्री। अदरवाइज क्या होता है, जैसे सरसों है वो ऑयल सीड फ्रॉम प्लांट है, पौधे से मिलती है। नॉन एडिबल है, नॉन एडिबल मतलब ये खाने योग्य नहीं होते हैं। जो पौधे से मिलते हैं अपन को प्लांट से, वो खाने योग्य होते हैं। TBO जो होते हैं वो नॉन एडिबल होते हैं, ठीक है ना। फिर इनका किस में काम में लिया जाता है, यहाँ कोमा लगा देना है ना, ये नॉन एडिबल है, ये स्टेटमेंट ही दूसरा बनना था, ये कोमा लगा दो। फिर क्या काम में आते हैं, टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल। अब जैसे बायोफ्यूल अपन कहीं भी पढ़े, जैसे जेट्रोफा का नाम उसके अंदर बहुत आता है, ठीक है, तो कहीं भी पढ़ो तो सीधा से अपन को पता होना चाहिए कि ये TBO है। या बायोफ्यूल न्यूट्री अपन कहीं लिखे हैं तो उसमें ऐसे तो हर कोई लिखा है, जेट्रोफा जजोबा तो हर किसी के जहन में होते हैं, दिमाग जबान पे है, लेकिन TBO नहीं जबान पे आता। तो वो ये क्या, ट्री बॉर्न ऑयल सीड अपन को ध्यान रखना है। कल्टीवेशन कहाँ होता है, वेस्ट लैंड,
है ना, बंजर भूमि जैसे जो अपनी है उसके ऊपर। इकोनॉमिक सर्वे में देखिए अपन ने बंजर भूमि अपने कितनी, उस आधार पर। अब ये टोटल है कितनी संख्या में, 6 हैं। जे की घात 3, जे टू द पावर 3, 3 तो जे ही हैं। क्या, एक तो है जैतून, एक है जोजोबा और एक है जेट्रोफा, 3 तो ये जे हो गए। फिर एन एम के हैं, ठीक है, एन से है नीम, एम से है महुआ और के से है करुंजा। समझ गए, ऐसे इसको अपन ध्यान में रखना। तो ये टोटल 6 जो नाम है ये बिल्कुल अपने फट निकल के आने चाहिए कि अभी तो जैसे क्वेश्चन आता है जैसे बायोफ्यूल का आता है, निम्न में से कौन सा ऑयल सीड या कौन सी फसल बायोफ्यूल उत्पादन के रूप में काम आती है। तो जोजोबा उसका आंसर ज़्यादातर रहता है, जेट्रोफा रहता है, लेकिन अपन को जे टू द पावर 3 और एम एन के याद रखना है, ठीक है। जैतून, देन जेजोबा, जेट्रोफा, नीम, महुआ और अपने करुंजा। महुआ वैसे क्या है, जैसे कोई शराब बनाने में भी काम आता है, लेकिन जब शराब बनाने के लिए तो क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं कोई भी जैसे पत्ती आती है तो शुरू के अंदर वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो अगर शराब बनानी तो सॉफ्ट के रूप में, और फिर अगर वो तोड़ी नहीं जाए तो कंपेरेटिवली वो हार्ड हो जाती है, तो हार्ड होने पे ये बायोफ्यूल के रूप में काम आती है, ऐसे, ठीक है। ये एमपी के अंदर इससे अपने शराब बनती है, और ये शराब इस क्वालिटी की है कि जैसे एक वाइन के अंदर एक आती है एक ब्रांड जिसको बोलते हैं अपन बैकार्डी, ठीक है ना, ये यूरोपियन ब्रांड है। तो ये बैकार्डी जो है ये मतलब घूमते रहते हैं हर देश के अंदर कि कहीं मान लो और कुछ ऐसा है एक वनस्पति मिल जाए जिससे कि इसका फ्लेवर बढ़ सके। तो इन्होंने इसकी इस महुआ पत्ते की स्टडी करी, और इन्होंने ये बोला कि अगर बैकार्डी के अंदर मैं इस महुए पत्ते को मिला दूं तो इसका जो टेस्ट और इसकी जो कीमत है वो कितना % बढ़ जाएगी। तो इन्होंने अनुमति मांगी भारत सरकार से कि इसको हमें या तो हमें यहाँ प्लांट लगाने की अनुमति दे दो, नहीं तो इस पत्ते को तोड़ के ले जाने की अनुमति दे दो हमको यूरोप। लेकिन अपन ने दी नहीं। क्यों नहीं दी? क्योंकि ये क्या है, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ये ट्राइबल बेल्ट के अंदर होता है। ये मतलब महुआ आदिवासी इलाकों में ज़्यादा फेमस है, जैसे अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और एमपी के अंदर तो पूरा ही है कि नहीं। तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होने के कारण फिर इसमें पेच अटक जाता, और फिर यूँ आता कि सरकार आदिवासी जो समुदाय है उनके हितों का शोषण कर रही है सिर्फ निर्यात बढ़ाने के लिए, तो ये मना कर दिया। चलो ठीक है, वहाँ मत भेजो, इंडिया में तुम प्लांट लगा दो, क्या दिक्कत है। जब भाई बैकार्डी जैसे बोल रहा है कि इसके अंदर वो टेस्ट, वो फ्लेवर, वो क्वालिटी है इस पत्ते में, तो अपने यहाँ लगा दो। फिर अपने यहाँ लगा दे तो फिर ये आदिवासी जो है ये ज़्यादा पीने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब जो महुआ जहाँ था वहीं का वहीं। अब आप देख लो अपने बीकानेर में जैसे अपन देखते हैं ऊँट है, कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ऊँटनी का जैसे जो दूध होता है उसके अंदर इम्यूनिटी इतनी होती है कि आपको और कोई दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सऊदी अरब की फर्म आई इंडिया के अंदर, तुम ऐसा करो जी, जितना भी तुम्हारे यहाँ दूध का उत्पादन होता है ना, इसको हमें दे दो, ठीक है, जिससे कि भाई वो पहचाने कि इसके अंदर क्या है। पहचानते तो अपन भी हैं, लेकिन बोला नहीं 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 हम नहीं देंगे ऐसे, तो फिर हम ही लगा लें। तो चलो साहब ठीक है, आप लगा लेना। अब हमने आपको बता ही दिया इसकी यूज़फुल क्या है। मतलब वो बताते हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट को ये पिलाया जाए, और इतने गुण है जिसमें कि कहीं किसी को भी दे दोगे आप तो किसी न किसी रूप में गुण ही करेगा, ठीक है। तो इंडिया को पता चलेगा, लेकिन इंडिया ने उसको अनुमति नहीं दी। फिर चलो तुम कर लो, कोई बात नहीं। फिर अमूल आया, अमूल वही आनंद मिल्क यूनियन इंडियन गवर्नमेंट के पास कि ऐसा करो, फिर वहाँ तो नहीं दिया, हमें अनुमति दे दो, मैं हर भारतीय नागरिक को इसकी आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अरे, फिर राजस्थान सर, क्यों राजस्थान में होते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये तो अपने ये तो राजकीय पशु हो गया, फिर इसका तो व्यावसायिक हितों के लिए दोहन होएगा। तो वो जो ऊँटनी पहले 2 लीटर दूध देती थी, उसमें भैंस की तरह वही अपन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाएंगे और 20 लीटर निकालेंगे, तो राज्य पशु का शोषण होएगा, अनुमति। तो ये नीतियाँ, अब क्या करें अपन। आप जब बनो, जैसे पूछते हैं कि मैं सिविल सर्विस में आगे क्या करोगे, तो इंटरव्यू में एक यूँ आ जाता है नए नए लड़के, बोलता है मैं देश की सेवा करूँगा। तो फिर तो तुम्हें सेना में जाना चाहिए था। तो उसमें सर देश की सेवा यूँ ऐसे जैसे कि सिविल सर्विस में जो आते हैं वो टॉप नीति निर्माता होते हैं देश के। आज जैसे आप नीति आयोग में जाके देखो, प्लानिंग कमीशन में पहले था, तो टॉप सिविल सर्विस सर्वेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पॉलिसी मेकिंग से जुड़ते हैं, है ना। जो नीचे वाले सर्विस में होते हैं वो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, ऊपर वाले पॉलिसी बनाते हैं। जैसे अपन नेशनल फूड मिशन पढ़ रहे हैं, इसमें वो सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो बैठ के इसको फाइनल करते हैं। तो मैं पॉलिसी लेवल से जुड़ूंगा सर सिविल सर्विस में आके। तो मैं अगर भाई देश क्या, देश नीतियों से चलता है। आज जैसे नरेगा है, आधार है, नेशनल फूड मिशन है,
इन्हीं के पीछे चल रहा है देश। मान लो वो नीति बन जाती कि भाई महुआ जाएगा, ऊँटनी का दूध जाएगा, तो वो नीति बन जाती और बल्ले बल्ले होती, तो वो नीति तो नहीं बनी। तो उस नीति को बनाने में किसका योगदान है? नेताओं का, और जो उच्च पदों पर जो सर्वे अपने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, नौकरशाही जो बैठी, उनका रोल है। तो मैं आके पॉलिसी मेकिंग से जुड़ूंगा, बस खत्म, और देश बदलूंगा। तो ये है उसका वो आंसर, समझ गए? आप पहुंचोगे इंटरव्यू तो अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये अपन पढ़ रहे थे बायोफ्यूल, तो ये सब नीति का ही हिस्सा है। तो अपन ने क्या देखा? जैतून, जजोबा, जट्रोफा, नीम, महुआ और करूंगा। तो ये महुआ जैसे आ गया तो इसलिए मैंने बताई, है ना। तो कहीं भी जैसे आप जैसे लिखो तो इन चीज़ों का ऐसे अपन को क्रिटिकल थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना। जैसे बीटी कॉटन अपन ने देखा था स्वावलंबन में कि सोचते क्या है और होता क्या है। आ जाओ, तो ये अपन ने देखा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मोटा मोटा इसके अंदर क्या देखा? केंद्र प्रायोजित स्कीम है, जैसे राष्ट्रीय लग रहा है 60-40 अनुपात है, 2000 से शुरू हुआ, फोकस है गेहूं और दलहन के ऊपर। उसके साथ साथ अपन जैसे क्या देख रहे हैं कि प्रमाणित बीज, वही मिनीकिट, कृषि तकनीक, पहले भी अपन ने देखा, जैविक खाद, जिससे कि अब वैसिलापन नहीं हो, है ना। जैविक खाद के अंदर आप लिख लो नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया कल पढ़ा था एनपी के अपन ने वो, ठीक है ना। जैविक खाद, समन्वित कृषि प्रधान, आईपीएम, जिससे कि नष्ट कम से कम हो फसलों में, अपन ने देख ही लिया। जलवायु क्षेत्र के अनुसार देखना है, गेहूं ज़्यादा है, दलहन सभी के अंदर है। अब दलहन सभी में रखा तभी तो अपन गेहूं और दलहन इसके ऊपर फोकस हुए हैं। पल्सेस, बाजरा 21 के अंदर है। टीबीओज अपन ने देखा, वो एसिड जो पौधों से ना मिलके वृक्षों से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या? जे की घात 3 और MN के क्या? जैतून, जोजोबा, जट्रोफा, नीम, महुआ और करुंजा, समझ गए? ये है। और बायोफ्यूल के लिए काम आता है टीबीओज, खाने योग्य नहीं है ना। या कॉमा लगा लो। नेक्स्ट अपन देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीक मिशन, ठीक है। इसका पहले नाम पढ़ो। एक तो है कृषि का विस्तार, ठीक है ना, कृषि विस्तार व तकनीक मिशन। अब कृषि का विस्तार कैसे होएगा मुझे बताओ? ऐसा तो है नहीं कि सर ये एक खेत है, मैं इसको खींच के इतना कर दूं, ये तो विस्तार होएगा नहीं। विस्तार तो सर कैसे होएगा खेती का? कि खेत तो सर यही है, लेकिन अपन इसको दूसरे तरीके से खींच सकते हैं। कैसे? सर अभी इस पर अगर 3 बोरी हो रही ना, तो अपन कुछ ऐसा कर दें कि ये 3 की 3 गुना हो जाए, ये 9 हो जाए। तो यार ये कैसे होएगा? सर देखो, अपन प्रमाणित बीज लेके आते हैं, आप जैसे जो पानी वगैरह उसका जो फर्टिलाइजर वगैरह डाल रहे हो, वो केमिकल डाल रहे थे, अपन जैविक डालते हैं। फिर जिस तकनीक आप यूज़ कर रहे थे वो थोड़ा तकनीक में चेंज करते हैं। जैसे पहले आप बीज को बो रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? उसको यूँ फावड़े से गड्ढा कर रहे थे और बीज डाल रहे थे, उसको मिट्टी डाल रहे थे, तो वो सीड गया नीचे। अब अपन क्या करेंगे? जो टाइलिज मशीन आती है उससे अपन करेंगे, तो जिससे कि जितना सॉइल में जाना चाहिए बीज उतना ही जाएगा बस, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर? अपन इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस कृषि का विस्तार संभव हो पाएगा। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है? एक सेक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है ना, कृषि विस्तार। तो वो कृषि का विस्तार करता है, वो है किसने? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नाम नहीं सुना? तो एक कृषि विस्तार होता है, तो उसका काम यही है। ये खेतों को खींचेगा नहीं है। एक तो होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंड कर दो, लेकिन खेतों को खींचेगा कैसे? ये ऐसे खींचेगा। तो ये क्या करते हैं? राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन क्या करेगा? पहले तो राष्ट्रीय आ रहा है तो सेंट्रल स्पॉन्सर है। ये क्या करते हैं? नवाचारों को प्रोत्साहित करते हैं, और जो नवाचार हो गए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई नवाचार से तो होएगा, जैसे मैं बता रहा था कल अपन ने मिनी किट देखे। पहले यूँ होता था कि सर ये ऐसे ऐसे मिल्चिंग स्टेज में खराब हो रही है, क्योंकि आजकल तापमान ज़्यादा हो जाता है, फरवरी में शिवरात्रि के आसपास ही गेहूं का वो उत्पादन नहीं हो रहा। अब मैंने नई ब्रीड बनाई है नवाचार के तहत, इसको अपन मिनी किट से अपना के ऊपर लगाते हैं। ये करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। अरे उसको ज़्यादा गहरा नहीं जाना है, बीज को इस टाइलेज से करो, इतना इतना ही जाना है, ठीक है, और उसको दबाना नहीं है ज़्यादा। तो ये सब उसमें उसको ट्रेनिंग दी गई, प्रदर्शनी करके दिखाई, देखो और विश्वास करो। देखा था कल अपन ने, मेले लगाए गए, वही एग्जीबिशन टाइप में, सेमिनार आयोजित किए गए किसानों के। कल अपन ने पढ़ा था ट्रेनर्स ऑफ द ट्रेनर, महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे हर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत में। दिवस जैसे आते हैं अपने, जैसे अभी अपन आगे पढ़ेंगे, मृदा दिवस है, आर्द्रता दिवस है, किसान दिवस है, जलवायु दिवस, जल दिवस है, उन सब पे सम्मेलन आयोजित करना और उनको पॉपुलर करना। किसान मित्र का कॉन्सेप्ट, ये वही ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स पढ़ा था कल अपन ने। महिला किसान 30,000 वही है ये प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर। तो इस तरह से होएगा एग्रीकल्चर का इसका एक्सटेंशन। देख रहे ना, खेत को खींचना संभव नहीं है, वो तो भौगोलिक इकाई है यार, ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन अपन उसमें कैपेसिटी बिल्ड करके, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कैपेसिटी बिल्ड करके करी अपन ने, चाहे एक टेक्नोलॉजी को से उसको अपन ने एम्पावर किया, तकनीकी, ठीक है, दोनों बड़ी हैं। ऐसे ही कृषि का विस्तार होएगा। 3 उप मिशन है इसमें,
सबसे पहला तो कृषि विस्तार पर, इसमें सारी चीज़ें आ गई ऑलमोस्ट। दूसरा है कृषि यांत्रिकरण पे, ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैकेनाइजेशन क्या होता है एग्रीकल्चर का, जैसे मशीन का यूज़ करना वो मैकेनाइजेशन होता है। तो मैंने कल बताया था कि जैसे अपन जब वो हार्वेस्ट करते हैं, लावनी कर रहे हैं, तो लेबर बैठ के करती थी। अब क्या कर दिया, उसमें क्या होता था, उसमें टाइम लगता था। जैसे क्या होता था, और यार बारिश आने वाली है, जैसे अपन मार्च के आसपास देखते ही हैं, तो ये फसल जो उगी बिल्कुल तैयार है, अगर ये समय पर लावनी नहीं हो तो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। अब लेबर ही नहीं मिल रही, क्या करें, लेबर तो वही है ना, इस खेत पे चली गई तो उस खेत का रहेगा, उस खेत पे चली गई तो इस खेत का रहेगा। तो वो मशीन मैं बताया था, उसमें वो आने लगे कि भाई स्कूटर की तरह आप बैठो और वो फट 2 घंटे के अंदर, जो कहीं काम होता 20 दिन में, वो 2 घंटे के अंदर ही मशीन ने कर दिया। तो वो क्या है, वो मैकेनाइजेशन है, समझ गए, यांत्रिकरण। फिर नेक्स्ट है बीज व रोपण सामग्री पर। तो ये 3 इसके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 3 पार्ट्स हैं। क्या, एक तो कृषि के विस्तार पर, ठीक है ना, ये विस्तार वही है, इसमें आप लिख लो उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान है यहाँ पे, उत्पादकता। और जो क्षेत्र अभी अनकवर थे उनके अंदर अपन सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे, तो वो जैसे सिलू नहर से जैसे हो रहा है, अभी अपन एमपी कैसे आ रहा है, ईआरसीपी, उसके तहत जैसे होएगा। सिंचाई और पेयजल ही है मेन, तो पहले पेयजल है, उसके बाद सिंचाई, उसकी उपयोगिता है। बीज व रोपण सामग्री पे अपन, ठीक है, एसिटाइलेज मशीन आती है यूँ। तो ये अपने कृषि विस्तार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्निकल मिशन है। तो जैसे भी आप कभी भी लिखे ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिखे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन दिखना चाहिए। अभी फूड सिक्योरिटी बनी कैसे रहेगी, अभी अपन ऊपर पढ़ा था कि यार ये 445 LMT जो है ये बना रहना चाहिए, ये आगे बढ़े। तो ये संभव कैसे होएगा, ये कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन से होएगा। भाई बैठे बैठे अपन सुबह पहले अगरबत्ती लेके बैठ जाएंगे, उससे तो होएगा नहीं, काम करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, तब वो होएगा आगे से, समझ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नवाचार, इनोवेशन, नवोमेश, समझ गए। ये चीज़ के अंदर अपने कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन राष्ट्रीय है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय सतत कृषि, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि, है ना, सतत का ट्रांसलेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है अपने, SDG 17 MDG थे, वो SDG हो गए, UNO के हैं, सतत विकास लक्ष्य। तो सतत का मतलब क्या है कि सतत का मतलब ये है, सस्टेनेबल का मतलब ये है कि जो आज अपन विकास कर रहे हैं ना, वो इस कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही नहीं, समझ लो। तो जो विकास है, एक तो इसकी कॉस्ट अगला नहीं भुगते, और दूसरा इस विकास के जो फल है ये आने वाली पीढ़ियां भी उसको, विकास को, उस फल को चखती रहें, ठीक है। तो ये सतत विकास है, कंटिन्यूटी बनी रहे, और वो ऐसी फ्यूचर की आने वाली जनरेशन की कॉस्ट के ऊपर नहीं हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आज अपन बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तो इतना बिजली का उपयोग, बिजली आती है जैसे कोयले से, मेन तो 60% तो आज भी कोयले से ही है। तो ये जो कोयले से थर्मल आ रही है, तो आप इतना बिजली का उपयोग मत करो कि पता चले कि सारा कोयला आपने काम में ले लिया, आने वाली जनरेशन के लिए तो तुमने कोयला छोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये वो कॉस्ट है, इतनी नहीं होनी चाहिए उत्पादन। तो सतत विकास है, इसी को कहते हैं अपन टिकाऊ कृषि, कि कल को भी ये टिकी रहे। अब अपन जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन देखते हैं, हरित क्रांति, क्या वो टिकाऊ निकली? नहीं निकली। क्या वो सतत निकला? नहीं निकला। कि एक पीढ़ी ने तो ठीक है, जैसे दादाजी थे 60 के दशक के 70 के दशक में अचानक से यूरिया डाला, NPK बढ़ाया, और यूरिया डाला, 3 बोरी होती थी, वो 300 बोरी हो गई। तो दादाजी तो वो तिजोरी भर के चले गए। फिर दादा के बेटे आए तो उनको थोड़े थोड़े सिम्टम नज़र आए कि नहीं नहीं मेरे को धुंधला दिखता है, हमेशा तो बेचैनी बनी रहती है। थोड़े थोड़े आए तो चलो ठीक है, फिर भी उनकी ज़िंदगी निकल गए। फिर वो दादा के पोते आए तो उनको तो वो शुरू से ही कि मुझे तो कुछ नहीं है, फिर जाके देखा तो वही तो हालत ही बहुत ख़राब है। PBM में दिखाया, PBM का नाम तो सुना ही होगा निर्मला, PBM का नाम नहीं सुना? क्या बात करते हैं, हॉस्पिटल नहीं है करण, आपने सुना? बीकानेर के अंदर मतलब वो कैंसर एक्सप्रेस आती है यहाँ से, मतलब अपने पंजाब से, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल, गंगा सिंह के लड़के थे ये। और क्या बताया, बताओ। हाँ, आपने हनुमानगढ़ का नाम ही नहीं सुना PBM का कभी? मतलब जैसे जयपुर के आसपास जो SMS है ना, तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर का SMS है ये। जैसलमेर, जो जब तक जोधपुर के अंदर एम्स नहीं खुला था ना, तब तक ये, मतलब ये नागौर से उधर पश्चिम के अंदर कोई भी अगर जैसे क्रिटिकलिटी होती तो PBM के अंदर। बाड़मेर तक आज, बाड़मेर वाला की हालांकि अहमदाबाद जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये तो प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल है। तो वहाँ कैंसर एक्सप्रेस जो आती है अपने फजिल का, पंजाब से होके वो यहीं आती है, कैंसर का मुफ्त इलाज, ठीक है। और प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल गंगा सिंह के लड़के थे, लेकिन कुछ अनबन हो गई गंगा सिंह जी से, फिर इन्होंने सुसाइड कर लिया था बिल्कुल यंग एज के अंदर।
तो फिर उनकी याद के अंदर ये बना हुआ प्रिंस, वैसे विजय सिंह नाम, लेकिन ये बी से ही विजय है, बी विजय प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल ऐसे। तो अपन ने वही देखा, फिर उस पोते को यहाँ एडमिट कराया और पता चला कि ये तो ब्लड डिसऑर्डर है इसके अंदर। तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन वो टिकाऊ नहीं रहा ना, वो कहाँ रहा टिकाऊ, मुझे बताओ ऐसे। तभी तो अपन अब जैविक खेती के ऊपर आ गए। तो वो दादाजी तो तिजोरी भर गए, लेकिन बेटा तो इस योग्य नहीं रहा कि उस तिजोरी की मैं कभी खोल के शक्ल तो देख लूँ। देख लो बाप, तो टिकाऊ नहीं रहा यूँ, है ना। तो ये है टिकाऊ। तो इसमें निम्नलिखित के समायोजन पर, भावुक मत हो, इधर आ जाओ, अपने फोकस इस पर है। तो समायोजन पे, कि समायोजन इनको अपन ने जोड़ दिया तो वो टिकाऊ मिशन पे आ गया। अब देखो क्या क्या आया, सूक्ष्म सिंचाई, कि मतलब दादाजी जब खेती करते तो आपने जैसे देखा होगा वो धोरों से होती थी, ठीक है, मतलब यूँ जिसको अपन जैसे बोलते पाणत बोलते थे, तो ऐसे जैसे फील्ड होता था बड़ा, इसके अंदर यूँ क्यारियाँ बना दिया जाती थी, ठीक है। फिर क्यारियों के पास ऐसे यूँ छोटी सी एक नाली से बना दी जाती थी, फिर यूँ ऐसे क्यारियाँ बनती थी। फिर इनके अंदर क्या होता था, इस क्यारी, इसके अंदर पानी ले जाना है तो यहाँ से फाउंडेशन यूँ कर, इसके अंदर क्या, फिर बंद करते हैं। तो इसको जो बोलते थे, इसको बोलते थे अपन फ्लड इरीगेशन, है ना। फ्लड कैसे, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल ही बहता हुआ आता था, ठीक है। और फिर इधर उधर ये इसको अपन जाते रहते। फिर कई बार पता लगा कि यार जैसे रात के अंदर जैसे इसको अपन बोलते थे पानी दे रहे, पांट करने, यहाँ से ये टूट गया तो फिर ये पानी वेस्टेज ही जाता रहता था, समझ रहे हो। तो ये थी फ्लड इरीगेशन। तो इसमें पानी का वेस्टेज भी था, पता नहीं लगता था, ठीक। तो इसको अपन ने, तो यहाँ पे दुरुपयोग था रिसोर्स का, सतत होनी चाहिए ना खेती, अगली जनरेशन के लिए पानी बचना चाहिए। तो हम लिया है सर सूक्ष्म सिंचाई योजना, माइक्रो इरीगेशन। तो इसके अंदर क्या हो गया, ड्रिप इरीगेशन हो गई, स्प्रिंकलर हो गया, ऐसे, ठीक है। बूंद बूंद सिंचाई योजना अभी अपन आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रीय जैविक खेती, केमिकल नहीं डालेंगे आप, क्या डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य, ठीक है, ये जैसे अपन एनपीके पढ़ते हैं, एनपीके इसका जो मानक होता है वो 4:2:1 होता है। कल पढ़ा था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटास, एनपीके। तो इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि यार मुझे पता ही नहीं मेरे में यूरिया नाइट्रोजन है कि नहीं, मैं तो लाया यूरिया डीएपी और मैं छिड़कने लग गया, मेरे को तो पता ही नहीं कि इसके अंदर डीएपी है कि नहीं है, मतलब नाइट्रोजन की कमी है कि नहीं सॉइल में। लेकिन अब पहले आप उसकी स्वास्थ्य जानो, तुम्हें चाहिए क्या, और उसके अनुसार तुम पोषण लो। उर्वरता प्रबंधन परियोजना, फर्टिलिटी मैनेजमेंट स्कीम है ये, है ना। ये क्या, कि जिसकी कमी है वो डालते जाओ और उस पर निरंतर उसकी स्टडी होगी, निगरानी रहेगी, ये फर्टिलिटी। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, है ना। जिन क्षेत्रों के अंदर अभी सिंचाई व्यवस्था नहीं है तो वहाँ जब बारिश होती है उसके अनुकूल। तो ये क्या है, अभी क्या होता है, जैसे अपन को पता है कि अपन को ये पता है कि आप 15 जून के लगभग मानसून आ जाएगा, तो थोड़ी सी बारिश होती है तो उन्होंने बिजाई कर दी खरीफ फसलों की। अब ये नहीं पता कि 2 दिन बाद बारिश कितनी होगी, नहीं पता ही। अब ये कैसे बताओ सर, ये तो इंद्र भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं, कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए आपके पास वो जो सैटेलाइट सिस्टम है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि अपन को पता होना चाहिए कि 2 दिन बाद बारिश होगी कि नहीं होगी, उसी हिसाब से किसान अपनी बुआई करे। तो ये वो है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, है ना। तो इसके अंदर तो ये सारी चीज़ें से एक तरह से आ जाता है। क्लाइमेट चेंज के अंदर जैसे अपन देखते हैं कि मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे वीट की फसल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है अभी क्लाइमेट चेंज से, कि मिल्चिंग स्टेज होती है फरवरी के अंदर, उसमें ज़्यादा तापमान चाहिए नहीं होता है, लेकिन फरवरी में ही वही तापमान हो जाता है जो मार्च एंड में होना चाहिए। तो वो दाना पक नहीं पाता, मतलब जल्दी पक जाता है एक तरह से, कहने का मतलब वो ज़्यादा उसके अंदर अभी प्रोडक्टिविटी आई नहीं थी। तो ये क्लाइमेट चेंज से ये कुछ क्या होता है, जैसे कि अपन जैसे देखते हैं कि अब जैसे इसी की बात करूँ ना, जैसे अभी अपन आज देख रहे हैं नवंबर गया, पहले क्या होता था कि जैसे दिवाली से पहले ही जैसे रबी फसल की बुआई शुरू हो जाती है, जैसे गेहूँ हुआ, सरसों हुआ, लेकिन अभी उतना तापमान कम नहीं हुआ जितना हो जाना चाहिए था। तो ये हार्वेस्टिंग सीजन आगे सरकते जा रहे हैं। फलों के अंदर फूल आ जाया करते थे जलवायु अनुकूल, वो आजकल नहीं हो रहा है ऐसे, मतलब फूल आना, उसकी राइपनिंग होना, वो सब आगे पीछे डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारा जलवायु परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। आप देख लो, आप सूक्ष्म सिंचाई हो गई, जैविक खेती हो गई, मृदा सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, है ना। आप देखो याद कैसे रहेंगी, देखो ये है सूक्ष्म सिंचाई, पानी देने की। जैविक खेती वही, भैया अपन क्या डालेंगे खेत में, या तो अपन पानी देंगे या खाद ही देंगे, ठीक है। दे रहे किसके अंदर, सोयल के ऊपर देने, जैसे ये भूमि का टुकड़ा है, या तो इसके ऊपर पानी आके पड़ रहा है या अपन खाद डाल रहे हैं सोयल के ऊपर, ठीक है। फिर उर्वरता प्रबंधन जो अपन कर रहे हैं उसको मैनेज रखना है। वर्षा आधारित, ये 3 अलग होगी, उर्वरता, वर्षा और जलवायु। 3 इधर अपन ने देखी, क्या माइक्रो इरीगेशन, ये क्या है खाद अपन डाल रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य, और मृदा स्वास्थ्य यहाँ, और ये क्या है यहाँ, ये जैविक खेती। अच्छा 3 अपन आ सकते हैं। फिर इसमें 3 उपमिशन है इसके भी, जैसे अभी अपन ऊपर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के उपमिशन देखें। सबसे पहले तो उपमिशन क्या देख रहे हैं, उपमिशन यही है कि जो ऊपर अपन ने देखा ना
उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन ने 3 मिनी प्रोजेक्ट चला दिए। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, ये जो अभी अपन ने देखा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। दूसरा अपन देख रहे हैं कृषि वानिकी, एग्री फॉरेस्ट्री। अभी अपन ने पढ़ा जलवायु परिवर्तन, ठीक है, बारिश नहीं हो रही है तो कम ज़्यादा हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन ने एग्रीकल्चर वानी, एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें क्या है, क्रॉप्स के साथ साथ ट्रीज को लगाना। पहले बताया था मैंने सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना। तो ये खेत है, इसकी मेड़ों के ऊपर जैसे लगा देना, जैसे बीच बीच में लगा देना, अगर इसका किसी भी तरह से आपको ये प्रभावित नहीं कर रहा है तो ये ऐसे, ठीक है। फिर मृदा परीक्षण व मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो भी अपन ने ऊपर जैसे देखा था मृदा, ये क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, जैसे शुरू हुआ सूरतगढ़ बीकानेर से 19 सितंबर 2015, ठीक है। फिर कार्ड जो इसमें बनता है ये 2 साल के लिए बनता है, उसके बाद घटपट होती है, उसके अंदर अपडेशन होएगा। और इसके अंदर तहत निर्देश क्या है कि ये जो NPK है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको किस अनुपात में रखना, अपन को 4:2:1 के अंदर ये होना चाहिए। कम है तो आपको ज़्यादा डालने की, उसको बढ़ाने की दवा फर्टिलाइज़र लिखोगे, ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने का फर्टिलाइज़र लिखोगे। समझ गए ये। और 19 फरवरी को अपन मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाते हैं। 19 फरवरी, चालू हुआ 19 सितंबर से, लेकिन 19 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। इसमें डैश करके लिख लो 2 फरवरी, ये आर्द्र भूमि दिवस है अपना, वेटलैंड जो अपने पढ़े थे, 2 फरवरी। और 19 फरवरी ये अपना, ठीक है। स्वास्थ्य कार्ड 19 सितंबर से चालू हुई, लेकिन अब डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिखा हुआ है तो ये मैंने बता दिया। तो ये था अपना क्या, स्वास्थ्य कार्ड। तो ये सब अपने किस में पढ़े, सतत कृषि के अंदर। तो देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अपन ने पढ़ा, ये मेंटेन रहना चाहिए। तो कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ इसका जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके शिकार बन जाएं। इसके लिए अपन ने राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन पढ़ा, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये 3 अपन ने यहाँ तक पढ़े। ये देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आ गया, बना रहना चाहिए 245 LMT। कैसे लाएं, संभव है सर, कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन लाओ, फिर दुरुपयोग रोको, साइड इफेक्ट्स रोकें अपन, तो सतत कृषि मिशन व टिकाऊ कृषि। समझ गए ऐसे। अब ये सतत तो चलती रहनी चाहिए। सतत का सर एक तरीका और है, जैसे दयानंद सरस्वती ने भी कहा था सर, गो बैक टू वेदास। ऐसा सुना दिया था कि मतलब ब्रिटिश या इंग्लिश कल्चर के अंदर कुछ नहीं, मेन तो अपने वेदों के अंदर ही जो था। आज अपन वापस उधर कृषि के अंदर आ गए कि जो परंपरागत कृषि सर पहले होती थी, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे सर, वो गोबर डाला करते थे खेतों के अंदर, और सारा उससे अपन सारे नेचुरल तरीके से सारी चीज़ें वो काम में लेते थे। तो आज भी उस पर अपन आ गए परंपरागत कृषि से। समझ गए, जैविक खेती अपन पढ़ रहे थे ना अभी, ये जैविक खेती का कंपोनेंट है ये। तो इसको गगन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, परंपरागत कृषि। ये ऐसा कैसे लिखना है, परंपरागत कृषि, PRA ये वो नहीं लिखेंगे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। क्या लिखा गगन, परंपरागत कृषि, ठीक है ना। ये वही 2015 के आसपास की शुरू हुए ऐसे। ये तो जब मैंने मेन दिए थे उस समय चलती थी, तो मुझे ध्यान है परंपरागत ऐसे लिखें, ठीक है। चलो आ जाओ। तो इसमें क्या करना है, रसायन जो है ना बंद नहीं करना है। स्टूडेंट इसमें ये गड़बड़ कर जाता, बंद, अरे बंद कर तो गड़बड़ हो जाएगी, अकाल पड़ने लग जाएंगे। बंद नहीं कर सकते, करना क्या है, कम करना है ना। जैसे नरेंद्र मोदी बोलते थे भाई अपन डिजिटल मनी जो है, जैसे ये कोविड के बाद जैसे आया ये फ़ोन पे, पेटीएम और पॉपुलर हुए, तो डिजिटल करेंसी अपन एक साथ पूरे लागू तो नहीं कर सकते, या नकदी को अपन एक साथ बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना नकदी का प्रयोग। तो ये वही है, रसायनों को एक साथ बंद नहीं करना है। क्या है ये, तो स्टूडेंट क्या लिखते समय जोश में भी आ जाता है और भावुक भी हो जाता है। रसायनों को बंद किया जाना, गड़बड़ होगी, बंद, कम, है ना। और फिर धीरे धीरे जैसे NPK के इस रेशियो पे आओ, फिर धीरे धीरे ऐसे, जैसे पहले उठते थे 8 बजे, मैं तो सुबह जल्दी उठूंगा और फिर मैं तो 4 बजे उठूंगा। अरे ऐसे नहीं करना पागल, 8 बजे उठते थे, 7:30, 7, 6:30, 6, फिर 1 महीने उठो 6 बजे तक, फिर आएगा धीरे धीरे 5:30, 5 ऐसे थोड़ी एक दिन जोश में, ऐसे नहीं होगा। तो ये क्या करना है, कम, बंद नहीं करना है। क्लस्टर आधारित है, ऐसे नहीं कर दिया कि पूरे राजस्थान में जैविक खेती एक साथ लागू कर देंगे, गड़बड़ हो गई। पहले क्लस्टर, छोटे छोटे गांव के, जैसे आप लोग एक ग्राम पंचायत के अंदर क्लस्टर का मतलब समूह बनाया अपन ने, इसमें सफल हो गई, इसके पड़ोसी को और जोड़ लो, उसमें सफल हो गई, ऐसा करो अपन पूरी तहसील को जोड़ लेते हैं अपन, ऐसे
हिट एंड ट्रायल करेंगे, पहले जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उससे आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये होती है क्लस्टर अप्रोच। पायलट परियोजना पढ़ते हैं अपन, तो पायलट तो जैसे क्या होता है, पहले छोटे छोटे के अंदर अपने लागू किया, और ये वही है क्लस्टर अप्रोच, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है, पीजीएस प्रमाणन, है ना। पीजीएस क्या है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम की जैसे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने 1 बीघा का खेत लिया और उसके अंदर मैंने जैविक खेती करी, ठीक है। फिर मैं उसको बाजार में बेचने गया, जैसे प्रदर्शनी या सब्जी मंडी के अंदर में आया, और मैंने आके बोला कि देखो 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 बगैर केमिकल फर्टिलाइजर की है और मैं इसे बेच रहा हूँ, तो हर कोई विश्वास थोड़ी कर लेगा। भाई वो सेब चाहे जैविक हो चाहे केमिकल हो, दिखती तो वही है, कोई फर्क नजर आता है क्या? कुछ नजर नहीं आता। तो फिर सर आप जैसे आप फिर तो सर पागल बन जाए, और 2 सेब वैसे दे दिए, 1 वैसे तो गड़बड़ होगी सर। ये तो वो सर्टिफिकेट दिखाएगा अपना, ये देखो प्रमाणन ने मेरा सरकार की तरफ से मेरे को प्रमाणित किया गया, ये सर्टिफिकेट ऐसे नहीं, जाओ टेस्ट करा लो इसको किसी बायो लैब के अंदर। ऐसे अपन वही तो देखते ना कि सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुमको लाइसेंस है कि नहीं, गाड़ी चलाना लाइसेंस है कि नहीं है, तो कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। तो ये है, उसको जैविक खाद वाले को सरकार देगी, और वो उसको अपने ऑफिस में सजा के रखता है। सब्जी मंडी में आएगा तो साइड में वो और वो लगा के रखेगा। फिर वो दीदी आएंगी, भैया है कि नहीं जैविक, दीदी वो देखो दे दो। तो ये है, तो पीजीएस प्रमाणन, पार्टिसिपेटरी, मतलब आपने पार्टिसिपेट किया है किसमें, परंपरागत कृषि सिंचाई योजना में, और उसको आगे बढ़ाया, तो सरकार ने आपको सर्टिफिकेट दिया। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम कि ये जो तुमने जैविक पन्न जो उत्पन्न किया ना, उसकी गारंटी आज सरकार दे रही है। यस, ये क्या है, ये जैविक है, ये नॉन केमिकल प्रोडक्ट है, ये ऐसे, ठीक है। तो परंपरागत सिंचाई योजना, ये पीजीएस बहुत बड़ी एक चीज़ है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये नहीं हो तो वह बताओ फिर कैसे विश्वास करेगी दुनिया उसके ऊपर, नहीं कर सकती, और विश्वास ही तो है मेन। तो ऐसे आ गया परंपरागत कृषि, जैविक कृषि अपन देख रहे थे, कृषि विस्तार, जैविक कृषि, फिर जैविक कृषि पर अपन आगे सतत में अंदर आगे मृदा स्वास्थ्य, फिर अपन और आगे उसमें आगे परंपरागत कृषि सिंचाई योजना, ऐसे, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2000, वही नेशनल लेवल की है, 2007 के अंदर शुरू हुई, ठीक है। सेंटर स्टेट का वही 60-40 है, ज़्यादातर में देखो 60-40 ही रहता है, 1-2 में जैसे आएंगे 90-10, वो अपन आगे जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे ग्रामीण विकास उसके अंदर आएंगी। एग्रीकल्चर वालों में ज़्यादातर में 60-40 ही है, अगर वो राष्ट्रीय स्तर की है। कृषि निवेश को अपन ने बढ़ावा देना है यहाँ पे, है ना। ये सारे लेना देना एनएफएम से ही है, एनएफएम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एनएफएस से ही राष्ट्रीय कृषि निवेश जो हो रहा है उसको बढ़ावा देना है। ये कैसे आएगा, कृषि निवेश में बढ़ावे से क्या होगा, कैसे देंगे अपन, कृषि संबंधी योजनाएं उनको अपन बढ़ावा देंगे। भाई निवेश का मतलब क्या है कि पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे, तो अपन को अब 200 रुपये खर्च करने हैं कृषि के लिए। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो 200 रुपये अपन यूँ उड़ाएंगे कृषि का नाम लेते लेते, ऐसा थोड़ी है। कोई एक योजना चालू करो, ठीक है ना, उसको फ्रूटफुल तरीके से इम्प्लीमेंट करो। जैसे मान लो एक टेक्नोलॉजी थी, उसको अपन टेक्नोलॉजी और अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन्वेस्टमेंट दिया, और फिर ये योजना के तहत ला के जो उसमें इन्वेस्ट किया उसको अपन आगे पॉपुलर करेंगे प्रोडक्ट को। मिनी किट बनाया, रिसर्च बनाई, पैसे दिए रिसर्च के अंदर, और फिर उसको आगे अपन ने मिनी किट योजना के तहत उसको अंदर जोड़ा, उसको आगे पॉपुलर किया। तो कृषि निवेश को बढ़ावा देना है किसके माध्यम से, कृषि संबंधी योजनाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से, तभी तो वो उसकी उपयोगिता बनेगी उस पैसे की, नहीं तो क्या उपयोगिता बनी, ठीक है। अब पता चला कि ठीक है कि हाँ भाई निवेश तो अपन ने बढ़ा दिया, लेकिन वो निवेश कैसे बढ़ा कि वो अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पहले एक अधिकारी पे गाड़ी थी, फिर अब उसका जो जूनियर था उसको भी गाड़ी लगा दी घर मतलब ऑफिस से लाने के लिए। तो वो निवेश वहाँ थोड़ी ना गया, वो तो योजना में करना था, फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट हुए, समझ रहे हो। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर देखो एक वर्ड आता है फ्रॉम लैब टू फील्ड, फ्रॉम लैब टू फील्ड, ठीक है ना, ये आता है, मतलब लैब से लेके फील्ड तक जैसे जो है ये पूरी इसकी प्रैक्टिकलिटी दिखाता है। लैब के अंदर आपने टेस्ट कर लिया, सारा हो गया, हाइब्रिड हो गया, अब फील्ड के अंदर वो जाके वो चीज़ उगनी चाहिए, तभी उस रिसर्च की कोई वैल्यू है। और इन दोनों के बीच में अगर गैप है तो रिसर्च, उस इन्वेस्टमेंट, उस योजना की कोई वैल्यू नहीं, समझ गए। फिर इसके अंदर अपन और क्या क्या दे रहे हैं, देखो कृषि पर विस्तार दे रहे हैं, बागवानी मिशन आगे आएगा, हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसमें बागवानी के अंदर क्या आ रहा है, जैसे बागवानी में लिख लो, जैसे फल आते हैं, ठीक है, फूल आते हैं, ट्यूलिप जैसे हो रहा है खास तौर पे, और अपने मसाले आते हैं, फल फूल और मसाले, फल फ्रूट्स, फूल अपने फ्लावर्स हो गए, मसाले अपने स्पाइसेस हो गए, पल्सेस दालें हैं, ठीक है ना। तो ये बागवानी मिशन में अभी आएंगी आगे, है ना। और वानिकी, मतलब किसी के साथ इनको और जोड़ देना, बागवानी और वानिकी वही सोशल फॉरेस्ट्री जो अपन ने पढ़ा भी,
ऐसे। तो फिर वानिकी से होता क्या है, नो डाउट वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे, साथ में टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं, साथ में क्या जैसे पशु पक्षी आते हैं तो वहाँ पे घोंसला वगैरह करते हैं, तो वो जो एक जो पोलिनेशन होता है क्रॉप्स के अंदर, उसको भी उनको बढ़ावा पश्चिम से मिलता है। समझ गए ये चीज़ें। फिर आगे इसके अंदर और क्या है, कृषि विश्वविद्यालयों का निर्माण करना, भाई तभी तो योजनाएं आगे, भाई योजनाओं के अंदर होएगा क्या, रिसर्च बढ़ानी है तो ह्यूमन रिसोर्स यूनिवर्सिटीज। एकीकृत जिला कृषि योजना, ये एकीकृत जिला कृषि योजना क्या है, जो अपन ने अभी क्लस्टर अप्रोच पढ़ा, ये उसी का हिस्सा है। किसी एक जिले को अपन ने चुन लिया, उसके अंदर किसी एक चीज़ को अपन ने पायलट के रूप में चालू किया और उसको अपन ने पॉपुलर बनाया। जैसे अपन देखा था ना, अपन ने देखा गेहूं कहाँ कहाँ किया है, कपास कहाँ कहाँ किया, अपन ने देखा कि हॉर्टिकल्चर में गेहूं और कपास है, दलहन सभी के अंदर किया, बाजरा 21 के अंदर किया। तो ये वही है, किस जिले को अपन को चुनना है, उस हिसाब से उसकी जलवायु के अनुकूल वहाँ पे वो प्रोडक्ट लाना है, फसल लाने और आगे बढ़ाना है। तो ये है अपने कृषि विकास योजना। तो कृषि विकास जैसे जो है ना, तो इसमें सीधा सा है कृषि निवेश में बढ़ाना देना, कैसे कृषि संबंधी योजनाओं को बढ़ावा देके कि ये कर कैसे सकते हैं, कृषि के साथ साथ अपन ने वानिकी जोड़ दी और बागवानी और वानिकी उसके साथ अपन ने जोड़ दी, और साथ में रिसर्च को बढ़ावा कृषि विश्वविद्यालय और इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कृषि योजना, जिला कृषि योजना के तहत इसको पॉपुलर करना है इन योजनाओं को। ऐसे नहीं करना कि सभी जिलों में एक साथ, नो, वही क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। समझ गए, ये है। नेक्स्ट देखते हैं पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, कृषि सिंचाई, ठीक है, कृषि सिंचाई। तो कृषि सिंचाई आ रहा है तो सिंचाई आ रहा है, तो सिंचाई सीधी सी बात है कि अपन उसके अंदर जो पानी देते थे उससे उसकी अपने बात है। तो अभी आपको याद है अपन जब अभी पढ़ रहे थे राष्ट्रीय सतत कृषि, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर आता है तो सूक्ष्म एग्रीकल्चर, माइक्रो इरिगेशन। तो सिंचाई में यही है कि पहले अपन दे रहे थे कि फ्लड इरिगेशन से जाता था, पानी को अपन बहा रहे अंधाधुंध, पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें इवोपोरेशन भी ज़्यादा होता था, सॉइल के अंदर भी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा बढ़ती थी और वेस्टेज भी ज़्यादा हो रहा था। फ्लड इरिगेशन के क्या नुकसान थे, फ्लड इरिगेशन के, है ना, क्या नुकसान, सबसे पहले तो मिसयूज होता था, मिसयूज कह लो चाहे ओवर यूज कह लो, ओवर यूज ऑफ वाटर, ठीक है ना। ओवर मिसयूज कैसे है, जैसे मान लो ये अपना खेत है, इधर तो बीच बीच में साइडों में तो क्यारियां हैं, बीच में वो अपन ने एक पैसेज बनाया, ठीक है, पानी के आने के लिए। तो बीच में से देखो, एक तो वो लैंड का भी मिसयूज हो रहा है अपने पास, वहाँ भी फसल उग सकती थी। दूसरा वो जब वो पानी जैसे आ रहा है तो वो वहाँ जो नीचे जा रहा है वहाँ तो कोई फसल ही नहीं है, वो पानी किस काम का। फिर वो साइड में से कहीं से वो क्यारी क्रैक हो गई, टूट गई, तो पानी वो मिसयूज चला गया। तो मिसयूज और ओवर यूज, समझ गए आप, ये। दूसरा इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि इवोपोरेशन होता था, वाष्पीकरण, ठीक है ना। खेत में अपन ने पानी से भर दिया रात के अंदर, फिर सुबह जब आए तो वो तो पूरे के ऊपर वो धूप पड़ी, क्योंकि पूरा खेत भरा हुआ पानी से, धूप पड़ी और पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा हुआ, है ना, तो अंडर यूटिलाइज हुआ। और तीसरा अपन सबसे जो इसकी एक हानिकारक प्रभाव देखते हैं, वो सोयल की जो ह्यूमिडिटी है ना, सोयल की जो ह्यूमिडिटी थी वो बढ़ने लग गई, तो इससे वो सोयल इरोजन होने लग गया, ठीक है। ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो उसके अंदर जैसे जो अपन जैसे मान लो कोई चीज़ है कि एक समय से ज़्यादा अगर गीली रहने लग जाए तो किसी काम की नहीं है। ये कुछ वैसे ही है, जैसे बारिश 2 दिन हुई तो अच्छी लगती है, आओ चलो नहाते हैं, करते हैं, बाहर घूमते हैं। वही बारिश अगर 1 महीने तक कंटिन्यू चल रही, अरे कपड़े ही नहीं सूखे यार, ये कब रुकेगी, देखा ही था अपन ने इस बार। तो ये बिल्कुल वैसे ही है ना। तो ह्यूमिडिटी बढ़ी, सोइल की मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा, तो फिर वो गड़बड़े चला। तो ये सारे नुकसान थे किसके, फ्लड इरिगेशन के। इन सब को रोकने के लिए क्या आई, ये माइक्रो इरिगेशन आया, कृषि सिंचाई की योजना के तहत क्या है, 2015 की देन है। एम्स टू इम्प्रूव वाटर एक्सेस, एक्सपेंड कल्टिवेटेड एरिया, इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी, उपयोगिता। तो वैसे आपको तो इसमें ये लिखना है कि पानी के उपयोग के अंदर क्या इफिशियंसी लानी, उत्तमता लानी, उत्तम तरीके से उस पानी को यूज किया जाना, ठीक है। उसकी क्षमता के अंदर, पानी यूज करने की जो क्षमता है उसके अंदर विस्तार करना, इंप्रूव करना, ये है सारा किसका, कृषि सिंचाई योजना। क्या क्या कंपोनेंट है इसमें आप समझो। सबसे पहले तो ये AIBP नहीं है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं है, ये AIBP है, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। एक्सीलरेटेड है तो मतलब क्या है कि जल्दी पॉपुलर बनाना है इसको अपने को लोगों में। ऐसा नहीं है कि साल के अंदर 10 गाँव में पॉपुलर किया, नहीं, ठीक है, बहुत जल्दी पॉपुलर कराना है। इरिगेशन सिंचाई बेनिफिट प्रोग्राम। दूसरा क्या है, हर खेत को पानी, HKKP, फार्म पॉन्ड्स, हर खेत को पानी क्या,
पहले अपन जैसे देख रहे हैं जो नहर के किनारे उन्हीं को पानी मिल रहे हैं, जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, तो वहाँ अपन ने फॉर्म पॉन्ड्स बनाए हैं, बारिश के पानी को एकत्रित किया है और फिर हर खेत को पानी मिल रहा है। वही सस्टेनेबल हो, स्वावलंबन हो गया ना हर खेत। अब वो सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है कि नहर में पानी आएगा तब मैं खेती करूँगा, नो, मैंने मेरा फार्म पॉन्ड, मेरा खुद का तालाब बना लिया, बारिश से भरता है और फिर मैं उसको सिंचाई करता हूँ। फिर नेक्स्ट है अपने ये PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये कोमा लगा लेना बीच में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर बूंद से, अब पहले जैसे मैं एक बूंद से जैसे फॉर एग्जांपल 2 दाने फसल को उत्पादन करता था ऑन एन एवरेज, अब उस एक बूंद से मेरे को 10 दानों का उत्पादन करना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC। इसलिए कैसे होएगा कि स्प्रिंकलर, अब देखो यहाँ तो बात हो रही साला पर ड्रॉप की, और कहाँ फ्लड के अंदर तो अपन ड्रॉप, तो सैलाब आ रहा है, तो फ्लड का मतलब वही होता है बाढ़ से, लेकिन फ्लड सिंचाई पद्धति जो है ना, उसको हिंदी में बाढ़ सिंचाई पद्धति नहीं लिखते हैं, वो फ्लड फैल है डही होता है। सूक्ष्म सिंचाई योजना जैसे आप कभी लिखो ना सूक्ष्म खेती, तो उसमें आप लिखो कि फ्लड इरिगेशन भी क्या होता है, क्योंकि उसी के दुरुपयोग रोकने के लिए तो आई है ये, तो वो नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर क्या पता। फिर आप सोचो सर मेरे को तो आती थी, अरे आती थी तो लिख के आनी थी बुद्धू, कॉपी में जो लिखा नंबर तो उसके है, तो सर पूछा तो माइक्रो इरिगेशन था, तो वो तो आपने, वही तो दिमाग है, वही तो कला है, जितना आता है वो तो वो सारा तो बताओ कम से कम। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है ना, तो इसमें ड्रिप इरिगेशन आएगा। ड्रिप का मतलब क्या हो गया, जैसे ड्रिप देखो, ये जैसे ये भूमि है, अब मैंने ये यहाँ पौधे लगाए ऐसे, तो ड्रिप का मतलब हो गया एक मैं ऐसे ये नली ट्यूब से लगाऊंगा और इसके ड्रिप, जैसे अपन हॉस्पिटल में लगी हुई देखिए अपन ड्रिप ऐसे ऊपर लगी रहती है नलके से आके, और वो अंदर जा रहा है और बूंद बूंद वो गिर रही है उसमें, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है, आ रही है ये जड़ के अंदर, ये पानी को छोड़ती है ऐसे, बिल्कुल जड़ पेड़ की बिल्कुल जड़ के पास में, तने के पास में, ये तो ड्रिप है। स्प्रिंकलर क्या होता है, ये भूमि है, ठीक है, जैसे ये पौधे हैं, अपने पौधे लग रहे हैं, तो यहाँ अपन ने बीच बीच में स्प्रिंकलर खड़ा कर देते हैं और वो ऐसे यूँ पानी को यूँ बरसाते रहते हैं, है ना। एक माइक्रो स्प्रिंकलर और आए हैं, है ना, जो नया कॉन्सेप्ट है। माइक्रो स्प्रिंकलर के अंदर क्या, जैसे ये सोयल है, तो पहले तो सादा जो स्प्रिंकलर होते थे वो तो क्या, जैसे ये ऐसे यूँ खड़ा कर दिया अपने पाइप से और यूँ ऐसे चलते रहते थे, ऐसे ही ऐसे पानी डाल करते रहते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे इवोपोरेशन कम, जैसे अभी अपने पढ़ा, देखो मिसयूज, जो अभी फ्लड इरिगेशन के डिमेरिट देखे तो वो यहाँ देखो, क्या मिसयूज या ओवर यूज है, नहीं है। क्या इवोपोरेशन है, अब इवोपोरेशन अगले दिन सूरज उगेगा ना, तो जैसे अगर इवोपोरेशन होगा तो जितनी दूर में ये खेत में पानी गिरा है ये उतनी दूर में इवोपोरेशन होगा, लेकिन इवोपोरेशन होने से पहले पहले वो जमीन उसको सौंक लेगी, जबकि वहाँ तो क्या था, वहाँ तो पूरा खेत ही एक साथ है, उस खेत में एक साथ पानी भरा, अपने क्या आज फिर स्प्रिंकलर इधर चलाया तो इवोपोरेशन होगा तो इतने क्षेत्र के अंदर ही होगा, उधर तो कल रात को लगेगा पानी। फिर तीसरा उसके अंदर था कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई सोयल की, यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ी, धीरे धीरे जा रहा पानी, जैसे गिरता है सौंकता जाता है, गिरता है सौंकता जाता है, एक सीमा से ज़्यादा जा ही नहीं रहा, ठीक है। और माइक्रो, ये तो था अपने स्प्रिंकलर, आजकल आए माइक्रो स्प्रिंकलर, एक तो ये है ऊपर से, दूसरे में क्या होता है माइक्रो के अंदर, जैसे ये सोयल है, इस वाले के अंदर क्या होता है, डेली पाइप बिछाने होते हैं खेत में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इधर स्प्रिंकलर लगाना है तो पाइप से पहले पाइपलाइन बिछाऊंगा, फिर उसमें स्प्रिंकलर वो टूटिया बोलते हैं वो फिट होंगी और फिर वो चलाते हैं तो वो होते हैं। माइक्रो के अंदर क्या होता है, वो जमीन के अंदर हमेशा की तरह फिट रहते हैं। जैसे आपने क्रिकेट की पिच वगैरह देखी होगी, फुटबॉल की पिच देखी होगी, तो उनके अंदर वो जो स्प्रिंकलर्स हैं वो जमीन में फिट है ऑलरेडी, ठीक है, फिट है, यहाँ जमीन में दिखते नहीं है बिल्कुल, मतलब जस्ट सरफेस लेवल पे आते हैं, और हाँ सेंट्रल पार्क में बिल्कुल, और फिर जब चालू होते हैं तो ये ऐसे ये पानी ऐसे स्प्रेड। ये स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, दोनों छोटे होते हैं और कंपेटिवली इनमें मतलब इनको बार बार डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो ये माइक्रो स्प्रिंकलर कहाँ यूज आता है, जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर ज़्यादा यूज आता है, क्योंकि उसके अंदर अपन सब्जी लगा दी और बार बार उसमें फसल लेते रहते हैं और मशीन छोटी चलती है। खेत के अंदर ये संभव नहीं, क्योंकि मशीन जैसे ट्रैक्टर के रूप में बड़ी चलती है, और फिर भी अगर फील्ड मैनेजमेंट होता है तो ये काम आ जाती है चीज़ें, है ना। तो ये ड्रॉप अपन ने समझा, ड्रॉप ऐसे नलके से जड़ के अंदर काम करती है, स्प्रिंकलर ऊपर से काम करता है सिंचाई। तुलना करेंगे फ्लड से माइक्रो इरिगेशन, ये तीन इसके कंपोनेंट हो गए अपने। AIBP हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। फॉर्म पॉन्ड, फॉर्म पॉन्ड में क्या तालाब बनेगा ऐसे बड़ा सारा, ठीक है ना, उस तालाब को भर देते हैं। तालाब में क्या होता है, तालाब खोदा, फिर इसके अंदर ये एक प्लास्टिक लगा देते हैं ब्लैक कलर, जिससे कि वो क्या हो कि वो पानी का सीपेज नहीं हो जमीन के अंदर। हाँ, जो अपने साइड काफ़ी इधर भी खूब है, बस्सी की तरफ, चाकसू की तरफ, है ना। तो ये है अपने फार्म पॉन्ड, और ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर ड्रिप स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर लगा, और नॉट इक्वल टू फ्लड इरिगेशन। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लड इरिगेशन से जब तक इसकी तुलना नहीं करोगे ना, आंसर अधूरा है बिल्कुल।
50% नंबर आएंगे। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं अपन फसल बीमा, ये और देख लो। चलो फसल बीमा, अब कहाँ बात प्रधानमंत्री फसल बीमा है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कहाँ की हो गई, ये सेंटर की हो गई। फसल बीमा है, ठीक है, चालू हुई 18 फरवरी 2016 से, कोई खास बात नहीं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कृषक से प्रीमियम लेना, कि किसान से कितना लेंगे, है ना। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रीमियम कितना है, लेकिन प्रीमियम ये वो है जो किसान से ले रहे हैं, सरकार से नहीं। सरकार तो बाकी बचा हुआ अनुदान दे रही है, ठीक है ना। जैसे रबी के अंदर कितना अपन किसान से लेंगे, 1.5%। खरीफ के अंदर किसान से कितना ले रहे हैं, 2%, ठीक है ना। जबकि इसकी कीमत इस खरीफ वाले की है करीबन, इसका प्रीमियम है 4%, बाकी 2% सरकार दे रही है। लेकिन आप वो जिले वाइज अलग अलग है, आप तो किसान वाला देख लो, वो जो यूनिफॉर्म है। और बागवानी में है 5%। तो सबसे कम किस में, रबी में। और खरीफ में रबी से ज़्यादा है या कम है, खरीफ में ज़्यादा है। तो खरीफ में ज़्यादा क्यों है, तो यहाँ डैश करके लिख लो, क्योंकि इसके अंदर रिस्क है। रिस्क किसकी है, मानसून की। भाई खरीफ फसल वो होती है जो मानसून पे डिपेंड होती है, तो मानसून का पता नहीं मानसून आए या नहीं आए, है कि नहीं है। आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो गड़बड़ है, और ज़्यादा आ गया तो भी गड़बड़ है। समझ गए। तो ये मानसून डिपेंडेंट, रिस्क ज़्यादा है। तो इंश्योरेंस बिजनेस की क्या एक विशेषता होती है कि जितनी ज़्यादा रिस्क होती है उतना ज़्यादा प्रीमियम होता है। जैसे आपकी उम्र 18 साल है, आप एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करा रहे हो जो 60 साल के बाद पेमेंट मिलेगा, तो 18 साल के आप होना तो भाई कंपेरेटिवली रिस्क कम है, भी कोई बीमारी नहीं है, तो प्रीमियम कम रहेगा 300-400 रुपये। और वही पॉलिसी जैसे आप 55 साल में आके कराते हो और वो 60 साल बाद मेरे को पैसे मिलने हैं, तो वही प्रीमियम हो जाएगा 10 से 12 हज़ार रुपये, क्योंकि रिस्क बढ़ गई। क्यों कभी भी ढेर हो सकते हो, जांच कराएंगे तो कोई ना कोई बीमारी मिलेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को अच्छी तरह पता है कि यार मेरे को पैसे देने ही पड़ेंगे। और जबकि 18 साल वाला जैसे जो है, तो हाँ अभी टाइम ज़्यादा है, ठीक है। जो ये प्रीमियम देगा उसको अपन कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, क्लेम बनेगा। वैसे तो चांसेस कम है, क्योंकि भाई अभी कुछ बीमारी नहीं है और लंबा समय इसको भी जीना है। तो ऐसे, तो जिसमें जितनी ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा वो प्रीमियम उसका। समझ गए। ऐसे जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, हुआ क्या, ये अपना भारत, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आए, क्योंकि ये 2 बार, ये भारत, इधर आपने कहा, इधर अपन जैसे ये इधर अपने अफ्रीका देखते हैं यूएसए, तो इधर वो अपने क्या, जिसको अपन सोमालिया बोलते हैं, सी पायरेट्स। तो इधर भूमध्य सागर से जहाज़ निकलते हैं, लाल सागर के अंदर आते हैं, अरब सागर के अंदर आते हैं, और इधर अपने बॉम्बे, केरला, इधर कांडला पोर्ट पर आते हैं, भूमध्य सागर से निकल के। इधर ये सोमालिया सी पायरेट्स। तो जैसे अपन जैसे देखते हैं कि राजस्थान के अंदर इधर से जो आ रहा है ना, ये 69 डिग्री, ये अपन देख रहे हैं देशांतर, ठीक है, 69 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये देशांतर ये है। और इधर जैसे अपन ये आते हैं, जैसे इधर आगे की तरफ जैसे आप आओगे तो अपने भी धौलपुर में 79 आ जाता है ऐसे। तो यूँ मान लो कि जैसे इधर ही अपन जैसे आते हैं ना, ये 69 मान लो आप, तो राजस्थान के संदर्भ में सीधा यूँ है। तो अपने एक इंस्टीट्यूशन है जिसका है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO, जो कि ये समुद्र संचालन को गवर्न करता है पूरा, ठीक है। उसने क्या किया, उसको पता था कि भाई सोमालिया के अंदर हमले होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। उसने तो इसके अंदर क्या था, ये यहाँ पे जैसे सोमालिया अपन जैसे देखेंगे तो ये करीबन 65-66 डिग्री देशांतर ये है ये। तो उसने क्या किया, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन था, उसने ये बोल रखा था कि ये 65 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ना, देशांतर जो है, तो समुद्र लिटोरों की जो रिस्क है ना, वो इसके आसपास ज़्यादा है, 65 के आसपास। कि जैसे आप इधर मेडिटेरियन सी के अंदर इतनी नहीं है, लाल सागर के अंदर, लाल सागर में भी नहीं है। लाल सागर अपन जैसे यहाँ देखते हैं बाबेल मंडप संधि, जल संधि आती है, उससे निकलने के बाद रिस्क है। तो करीबन 62, 63, 64, ज़्यादा 65 डिग्री जो देशांतर है वहाँ तक आपको रिस्क है। ये IMO घोषित करता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है साहब। तो इंश्योरेंस कंपनियां देखती हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला कि अगर आपको इंडिया जाना है ना, तो ऐसा करो 65 डिग्री तक देशांतर तक आपको रिस्क है, तब तक आपका जहाज इसको क्रॉस नहीं करेगा, तब तक इतना प्रीमियम है, ठीक है, इतने दिन। फिर यहाँ से जैसे आगे निकल जाएगा, फिर सेफ वाटर्स के अंदर आ गया, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर में आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर चलो आप ठीक है, आप निकल जाओ। तो इतना प्रीमियम हम आपको 65 डिग्री तक लेंगे, क्योंकि यहाँ तक रिस्क है, क्योंकि रिस्क किसने बताइए, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और रिस्क किसका है, सोमालिया सी पायरेट्स का। ऐसे चल रहा था काम, बढ़िया चल रहा था। इस IMO ने क्या किया, जो 65 डिग्री तक रिस्क थी, इसको आगे बढ़ा के कर दिया 70 डिग्री देशांतर तक, 5 डिग्री और बढ़ा दिया आगे तक, है कि नहीं। तो वो तो वही सेफ साइड रहने के लिए।
अब तुमने तो सेफ साइड रह गए IMO, लेकिन ये जो जहाज़ों का जो प्रीमियम लगता था, जो 65 डिग्री तक लगता था, वो 70 डिग्री तक लगने लग गया, और ये व्यापार था जो महंगा होने लग गया। ठीक है, और फिर दूसरा सबसे बड़ा हुआ क्या कि इन पोर्ट्स पे जहाज़ों ने आना बंद कर दिया, रुकना बंद कर दिया। जहाज़ तो यही बोलते हम तो इधर केप ऑफ गुड होप से आएंगे और सीधा इंडोनेशिया के अंदर जाएंगे। अब भारत को सामान मंगा रहा है ना, तो सिंगापुर इंडोनेशिया से मंगा लेना, हम तो तुम्हारे पोर्ट के ऊपर नहीं आएंगे। सीधी सी बात है भाई, उसका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ गया और उसको बहुत अनइकोनॉमिकल लगा। उसने देखा कि मैं इतना प्रीमियम देके इधर बॉम्बे पोर्ट के ऊपर लाऊंगा ना, जैसे अमेरिका को या यूरोप को कोई सामान बॉम्बे भेजना है, तो भैया मैं तो नहीं भेज रहा, तो मैं तो सिंगापुर जाके उतार दूंगा और वहाँ से तुम मंगा लेना तुम्हारे हिसाब से, या इधर थाईलैंड कहीं उतार दूंगा, मलेशिया उतार दूंगा, लेकिन इधर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इंडिया ने अपील करी IOM के अंदर ये कि ये गलत है, तुमने जो 70 तक बढ़ा दिया, ये कोई रिस्क नहीं है। 65 के बाद तो वैसे भी कोस्ट गार्ड जो हम भेज रहे हैं ना, हमारे इंडियन नेवल से INS विक्रांत भेजते हैं आगे, अगर कोई करेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो IOM ने भी देखा बात सही है। फिर इंडिया ने बोला कि चलो मुंबई केरला तो कुछ नहीं, यहाँ मेरा है कांडला, और यहाँ से अपन इराक ईरान से लेके आते हैं क्या, सऊदी अरब से पेट्रोल, और आज जो भारत का 70% जो पेट्रोल है वो अपन इम्पोर्ट करते हैं। तो तुमने ये जो 70 कर दिया ना, इसको वापस दे दो 65 के ऊपर, क्योंकि मेरा तो व्यापार सारा डिस्टर्ब हो गया, कांडला सारा डिस्टर्ब हो गया। कांडला अपन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है अपना। तो ऐसे करके फिर ये GONPL अपना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट PT, तो ऐसे करके ये 70 से घुमा के फिर वापस 65 पे लेके आए। तो देखो आप प्रीमियम कैसे, मतलब आप ये प्रीमियम यूँ मत समझो कि भाई रिस्क ज़्यादा थी इसलिए प्रीमियम हो गया, तो आप यूँ मत समझो कि सर 5 डिग्री तो बढ़ा। 5 डिग्री पे जैसे जहाज़ों जैसे वो एस्टिमेट करते थे, उनकी करीबन जैसे उन्होंने जैसे मोटा मोटा बताया 43% कॉस्ट उनकी बढ़ गई, ओनली रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर ही। और फिर जहाज जाना मना कर देते भाई, तुमने यार पहले तो यूँ होता था ना कि जैसे अपनी होता यार वहीं तक खतरा है, तो चलो यार ठीक है वहाँ तक मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अब आगे यार वहाँ तक खतरा हो रहा है, यार मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम तो दूसरे रास्ते चल जाओ, या मैं मेरा ध्यान रखूँगा, मैं मेरा काम करूँ तो वहाँ तक छोड़ के आऊँगा। ऐसे था, ठीक है ना। तो ऐसे अपनी प्रीमियम वाली जैसे बात आई ना, तो ये मैंने यहाँ बताया, तो ऐसे इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये रटने से नहीं चलेगा काम कि खरीफ में ज़्यादा क्यों है। क्वेश्चन पूछा खरीफ में ज़्यादा क्यों है, फिर क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर बागवानी के अंदर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है, समझ गए, कीमत ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा ही होएगा। एक तो मैं इस पेन का बीमा करा रहा हूँ और मैं इस बिल्डिंग का ही बीमा कराता हूँ, तो किसका प्रीमियम ज़्यादा होगा? आप कौन सी बात बताओ, बिल्डिंग का। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट ही ज़्यादा है। ऐसे, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे वैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसे अपन को पता हो। रबी के अंदर कम क्यों है? क्योंकि रबी के अंदर कंपेरेटिवली रिस्क कम है, ऐसे। फिर अनुदान, अनुदान का मतलब क्या होता है? ये ग्रांट है। दो चीज़ें होती है, एक तो होता है लोन होता है, एक होती है ग्रांट होती है। लोन में तो क्या होता है, ब्याज लगता है और आपको वापस चुकाना है। एक तो ब्याज दर ज़्यादा होती है और उसको वापस चुकाना होता है आपको लोन को। ग्रांट में क्या होता है, एक तो ब्याज दर भी बहुत कम होती है और उसमें यूँ होता है कि चुकाने की कोई ऐसी पाबंदी उसके अंदर नहीं होती, समझ गए। तो एक तो इसके अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है और एक इसको रीपे करना होता है। और जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं होती है, होती है तो बिल्कुल नॉमिनल होती है। इसके अंदर इंटरेस्ट 6-7%, इसके अंदर होती है 0.2%, 0.3%, ठीक है। और दूसरा, इसको रीपे करने की कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती। ये होती है ग्रांट, अनुदान, ठीक है। ये असिंचित जो क्षेत्र है उसमें अनुदान मिलता है 30%। असिंचित मतलब नहर नहीं आ रही, ये रेन फेड है, ठीक है। तो इसमें सरकार 30 मतलब जैसे 100 रुपये दे रही है, तो 100 रुपये में से 30 रुपये आपको ऐसे आ रहे हैं जो चुकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सिंचित क्षेत्र में 25% का अनुदान देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो सिंचाई हो रही है ना यार, तो तुमको पैसे कम ही चाहिए ना अनुदान, बाकी तो तुम चुका सकते हो वापस, ऐसे, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल कम है बेचारे की, ऐसे सिंचित की, रेन पे डिपेंडेंट है वो, समझ गए। तो ये है अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसको तो दुनिया जो तैयारी कर रहा है ना बच्चा, सिंसियर तैयारी जो कर रहे हैं, वो जानते हैं फसल बीमा ये 1.5, 2 और 5 रटी हुई है। लेकिन जो 1% स्टूडेंट को भी नहीं पता है वो क्या चीज़ है, वो ये है राज्य निधि योजना। और ये जो अपन पढ़ते हैं CCE, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। अब जैसे यूँ पढ़ते हैं ना, जैसे भिड़ते ही कि क्रॉप कर रहे हैं, तो यार ये हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट तो समझ गए हमें, नवाचार होगा कोई, और कटिंग मतलब वो काटना, उसको देखना, और क्रॉप तो फसल है ही। तो फसल को किसी नई तरीके से कैसे काटा जाए, उससे संबंध में जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। नाम तो यही बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अभी अपन ने देखा कि ये सारा प्रीमियम लगेगा। अब जैसे आप सोचो, आप किसान हो, ठीक है। जैसे आप तो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, मैं किसान हूँ सर, मैं रबी की फसल अभी गेहूँ उगाना चाह रहा हूँ।
अब उगाऊँ तो सर मेरे को कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब वो कंपनी वाला भी सोचेगा यार तुम्हारी उपज कितनी होगी, तो यार मेरे को पता उपज तो अभी मैं उगाऊंगा तब पता लगेगा, मार्च में आके देख लेना। मार्च में तो तुम्हारा वो टेन्योर ही पूरा हो गया होगा। भाई मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ, आपको करवाना है, अपन दोनों बात कर रहे हैं बैठ के। आप तो आए सर रबी का करो इंश्योरेंस, कितना खेत है, 10 बीघा है, कितनी फसल हो जाती है सर, पिछली बार तो इतनी हुई थी, इस बार कितनी, मेरे को क्या पता कितनी हो जाएगी, मार्च में देख लो कितनी हो जाएगी, तो यार प्रीमियम तो अभी लेना है तेरे से। भाई ये पीरियड ही तो कवर कर रहा हूँ ना मैं, दिवाली से होली तक का तेरा, इसी का तो तू मेरे से बीमा ले रहा है। होली पे तो सामने है चीज़ें, भाई पीरियड रिस्क पीरियड तो यही है दिवाली से होली के बीच का, संक्रांत के आसपास का खास तौर पे। तो सर फिर अब क्या करें, अब मेरा तो बिजनेस है भाई इंश्योरेंस करना, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा करो ऐसा करते हैं यार इस क्षेत्र के अंदर अपन एक बार डेटा कलेक्ट रखते हैं अपने पास कि पिछले 5 साल के अंदर कैसा हो रहा है, भाई उसी आधार पर तो अपन नेगोशिएट करेंगे ना कि टोटल कितना बनेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए ये है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, कि यहाँ पे किस तरह का हार्वेस्ट रहा हुआ इस एरिया के अंदर, कितनी बार फसलें नष्ट हुई हैं, टिड्डियों का अगर हमला होता तो कितनी बार हुआ है कि नहीं, अगर होता है तो वो कितना किस पैमाने का होता है इस एरिया के अंदर। भाई एक टिड्डी जैसलमेर के अंदर करेगी तो ज़्यादा नुकसान करेगी, एक टिड्डी अपने बस्ती के अंदर आएगी तो कम नुकसान करेगी, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया कवर, तो आधे बीच में ढेर हो जाएंगे, आधे बीच में अपन जब पेस्टिसाइड छिड़केंगे उसमें ढेर हो जाएंगे। तो बस्ती के अंदर प्रीमियम जैसे अपन जैसे देखेंगे इनकी जो कॉस्ट रखेगी वो कम रखेंगे और उधर जैसलमेर की तरफ ज़्यादा रहेगी कॉस्ट, समझ रहे हो। भाई ये तो वो है कि जो किसान से अपन ले रहे हैं इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जैसे मान लो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 100 रुपये कॉस्ट है, किसान को तो वही सारा 1.5% ही देना है जैसे जो देना है, फिर आगे जो घटपट हो रही है सारी वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी उसके अंदर, समझ। तो इंश्योरेंस कंपनी फिर वो भी तो बिजनेस करने बैठी है, वो कोई सामाजिक सरोकार थोड़ी है उसका, तो वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क कैलकुलेट करती है किस आधार पे, इस सीसी के आधार पे, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या है देखो, सबसे पहले तो क्या है देखो, ये राज्य निधि योजना है अपने, ठीक है, राज्य निधि योजना ये क्या है, इसी का पार्ट है अपने फसल बीमा का ही। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। फसल कटाई प्रयोग को किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए गठित निधि, मतलब ये जो निधि है ना, कौन सी, राज्य निधि योजना, इसका क्या है, ये निधि है, एक फंड है। इस फंड से किसी को पैसे जाएंगे, किसको जाते हैं, किसान को जाते हैं, और वो क्यों जाते हैं कि उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम क्या करो, तुम ये फसल कटाई प्रयोग जो है ना इसको तुम अपनाओ। अब ये फसल कटाई प्रयोग क्या है ये देख लो, फसल कटाई प्रयोग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट इज ए टेक्निक फॉर एस्टिमेटिंग क्रॉप यील्ड बेस्ड ऑन सैम्पलिंग टू कैलकुलेट रिस्क इन्वॉल्व। मतलब ये वो है कि मेरा उत्पादन होएगा कितना उसका अंदाजा मेरे को लगाना है। तो सीधी सी बात है, अपन ने 2 चीज़ पढ़ी, सबसे पहले तो अपन ने ये राज्य निधि पढ़ी, भाई ये निधि बनाई किस लिए गई है, कि ये किसानों को भाई प्रोत्साहन देने के लिए पैसे देंगे कि ठीक है जो भी खर्चा आ रहा है ना ये एस्टिमेटिंग करने में, सर्वेयर को बुलाना पड़ेगा, जो भी उसको पैसे लेगा, पैसे सरकार देगी। तो किसान को अपन क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, होली दिवाली मनाने के लिए नहीं, ये प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई मार्च में तो तुमको ही सबको दुनिया को पता लग जाए कितना उत्पादन हुआ, अपन तो दिवाली पे पता लगा रहे हैं कि तुम्हारा उत्पादन कितना होएगा, है ना। मैंने बोला कि या तुम सर्वेयर को बुला लो, अब तुम बोलो सर सर्वेयर यार मेरे पास पैसे कहाँ से लाऊं, देनी ना सरकार, राज्य निधि योजना से पैसे देगी सर्वेयर को बुलाने के। अब वो सर्वेयर का आके करेगा क्या, प्रोत्साहन देना, सर्वेयर आके करेगा, ये सीसी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा, क्या, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। वो सारे उस एरिया के अंदर डेटा वेटा इकट्ठा करेगा, उस समय जलवायु क्या चल रही है, पूरा पिछले 5-6 साल का क्या फोरकास्ट रहा है, सारे डेटा उसको स्टडी करेगा और फिर ये सीसी रिपोर्ट ये देगा, क्या, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। तो उससे क्या पता लग जाएगा कि ये रिस्क पता लग जाएगी कि कितनी रिस्क है इस प्रीमियम को जो अपन ये ले रहे हैं, कितना प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, समझ गए। तो इससे क्या है, ये सीसी है, ये रिस्क को कैलकुलेट करता है बस। भाई किसान क्यों करेगा इतनी चीज़ मुझे बताओ, भाई इंश्योरेंस कंपनी ने तो किसान से पूछा, अब किसान के पास जवाब ही नहीं है, तो किसान के पास जवाब कब आएगा, जब मैं ये सीसी कंडक्ट करवा दूंगा, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। इसके लिए चाहिए राशि, तो राशि कहाँ से आएगी, राज्य निधि योजना से आ रही है। तो सीधी सी बात है, राज्य निधि योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है सीसी कंडक्ट करने के लिए, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, फसल कटिंग एक्सपेरिमेंट, फसल कटाई प्रयोग। और फसल कटाई प्रयोग क्या है कि जिससे कि किसान वास्तविक उत्पादन से पहले ही अपने उत्पादन का पता लगाया जा सकता है उसका। तो यार क्या मकसद क्या है इसका, टू कैलकुलेट रिस्क, उस रिस्क को कैलकुलेट करना है जो उसके अंदर इन्वॉल्व है।
उसके अंदर, तो वो दोनों किसान के लिए भी फायदा है और आगे कंपनी के लिए भी फायदा है, यूँ। तो ये है फसल बीमा। तो ये तो एक कंपोनेंट है, और उससे बड़ा कंपोनेंट है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट या राज्य निधि योजना। राज्य निधि है, निधि का मतलब पैसे हैं, पैसे देने किसानों को, क्यों? उनको प्रोत्साहित करने, काहे के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कि आप क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, फसल कटाई प्रयोग को करो। तो उससे क्या होएगा, आपके सैंपलिंग के आधार पे कितना उत्पादन आपके खेत में होएगा। भाई ये तो है ना टेक्निक टू एस्टिमेट तो अपन फॉर एस्टिमेटिंग कर देना, फॉर एस्टिमेटिंग क्रॉप यील्ड। भाई मार्च में तो सबको पता लगेगा, आप पहले ही अंदाजा लगा रहे हो। ये क्या करें, सैंपलिंग से, सैंपल ले लेके, सोयल का सैंपल लिया, जलवायु का सैंपल लिया, डेटा कलेक्ट किया, सबको अपन ने एक डाला सिस्टम के थ्रू, जैसे स्टैटिक्स के अंदर अलग अलग होते हैं टेक्निक्स, उसके तहत फिर हमने रिस्क कैलकुलेट किया। समझ गए? ये है अपने राज्य निधि योजना फसल कटाई प्रयोग। ठीक है, फिर इसके आगे इसमें अभी डालना पड़ेगा मैटर, तो अभी तो यहीं तक अपन रखते हैं। 17 तक आ गया। ये पेज नंबर कहाँ आ गया, एक बार पढ़ो। नहीं 13 कैसे होगा? हाँ 26। तो आज अपन ने चालू किया था कौन से पेज नंबर से? 22 से चालू किया, 24 से चालू किया ना, 24, 25, 26 है ना। तो पेज नंबर 26 पे फसल बीमा योजना इकोनॉमिक सर्वे के, राजस्थान ओरिजिनल वाला इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट का, तो उसमें यहाँ तक पढ़ लो। फिर नेक्स्ट अपन चालू करेंगे इसमें आगे अपने राष्ट्रीय बागवानी मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन से। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन बागवानी मिशन। और पॉलिटी के अंदर जैसे जो मैंने आपको बताया है ना, उसको 41, 42, 43 वो तीनों चैप्टर कल पढ़ के आओगे। 41 है यूनियन टेरिटरी, 22 है अपना शेड्यूल्ड एरियाज, लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, और 23 है अपने इलेक्शन कमीशन। और हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के टेस्ट के अंदर अपने को गुजर प्रतिहार और अजमेर के जो चौहान है वो दोनों पढ़ के आओगे। तो इन पांचों का अपन टेस्ट लेंगे कल। और करंट का जो रात वाला वीडियो आया अपने, उसके अंदर दिसंबर का अपन राष्ट्रीय देख रहे हैं, उसको आज आगे और बढ़ाएंगे। तो वो इसीलिए वो पॉलिटिक अपन ने पढ़े हैं, क्योंकि उसमें वो बिड़ते ही अपने आ रहा है चुनाव, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, तो इलेक्शन कमीशन तैयार हो जाए। और वो वीडियो डेली की डेली देखो करंट के, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, हाँ नहीं वो कंटिन्यूटी से अच्छा हो जाएगा। करो रिवीजन करो, है ना।